ये पीरियोडिक टेबल तो तुमने कभी ना कभी देखी होगी यार। ये पीरियोडिक टेबल हमारे हमेशा कभी डेस्क के आगे चिपकी होती है, कभी कोई सीनियर दिखाता है, और जो कोई भी आता है, चाहे वो सीनियर भैया दीदी हो या फिर कोई रिलेटिव हो, फूफा हो, मौसा हो, कोई भी आ जाए, वो बोलता है कि पीरियोडिक टेबल रट ले चल। चल रटना शुरू कर दे मेरे साथ-साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन रटवाना शुरू कर देते हैं। राइट। क्यों रटवाते हैं? कि यही पूरी केमिस्ट्री है, और इस पूरी केमिस्ट्री में से हमें पढ़ना है ये रेड वाला पोर्शन, क्योंकि जितना भी ये रेड वाला पार्ट है, ये सारे एलिमेंट्स रेड वाले क्या हैं? ये सारे हैं मेटल्स, और जितना भी ब्लू वाला पार्ट है ये है नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को आज हम बिल्कुल मजेदार तरीके से, बिल्कुल फन वे में उसी तरह से खत्म करेंगे जैसे अब तक हमने अपनी शून्य प्लेलिस्ट के अंदर कई सारे चैप्टर्स के वन शॉट देखे। ये बिल्कुल डिटेल्ड वन शॉट है, इसके बाहर से ना कुछ भी नहीं आएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सब कुछ इस एक लेक्चर में घुसा दिया है। बस इसको मजेदार तरीके से देखो, स्पीड अपने अकॉर्डिंग 1.5x पे कर लो, और मैं बता दूं कि तुम्हें इस लेक्चर से रिलेटेड चाहे वो डीपीपी चाहिए हो, डीपीपी बोले तो वर्कशीट, चाहे वो तुम्हें नोट्स चाहिए हो, चाहे फ्लैश कार्ड चाहिए हो, क्विज चाहिए हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेके कई सारी और चीजें तुम्हें फ्री में ऐप पर मिल जाएगी। ये तुम्हारे अक्षय भैया का प्रॉमिस है। ये है एक फ्री बैच जिसका नाम है शून्य बैच। तो शून्य बैच तुम्हें पढ़लेक्स ऐप पर दिखेगी, ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर फ्री में तुम्हें हर वो चीज मिल जाएगी बेटा जो पेड में भी लोग क्वालिटी का प्रोवाइड नहीं करा पाते। आ जाओ, शुरू कर देते हैं हम लोग। मेटल्स, नॉन मेटल्स, बट ये क्या है, ये तीसरा, ये मेटलॉइड्स क्या है? देखो, अरे आस-पास अपने एक बार कमरे में नज़र घुमाओ और देखो क्या-क्या मेटल दिख रहा है। जैसे अगर पर्दा टंगा होगा तो एक लोहे की रॉड गई होगी। अब वो कुछ हार्ड सा दिख रहा है ना? वो कुछ हार्ड सा दिख रहा है, तो हार्ड समझते ही हम समझ जाते हैं कि हाँ यार, हार्ड है तो वो मेटल होगा। हमारे सामने ये लकड़ी रखी है, ये भी तो हार्ड है, बट ये नॉन मेटल होती है। व्हाई? क्या मेटल है, क्या नॉन मेटल है, ये हम देख करके नहीं बता सकते, क्योंकि हम जो देखते हैं वो प्रॉपर्टीज होती है। हम जो देखते हैं वो प्रॉपर्टीज होती है। केमिस्ट्री की भाषा में कुछ और मीनिंग होता है जो हम समझेंगे। बट उसके पहले बता दूं, जैसे मेटल नॉन मेटल तुमने देखा, उसी तरीके से एक चीज होती है मेटलॉइड्स। देखो, तुमने देखा रेड वाला मेटल है, ब्लू वाला नॉन मेटल है। ये मेटलॉइड्स क्या है? ये देखो, ये इतना सा पोर्शन, बस ये येलो पोर्शन, ये येलो पोर्शन, जो कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, बाकी सारी चीजें हैं, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स, जो कि बिल्कुल मेटल जैसा है। देखो, ये देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन देखो, ये दिखते बिल्कुल मेटल जैसा है। देखो शाइनी सा दिख रहा है, लग रहा है एल्यूमिनियम फॉइल हो, है ना, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, बट ये सिलिकॉन है, ये एंटीमनी है, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सब दिखते मेटल जैसे हैं, बिहेव नॉन मेटल के जैसा करते हैं, इसलिए इनको बीच वाला बोलते हैं ना, बीच वाला मेटलॉइड्स। क्या है ये है मेटलॉइड्स। बट हमें इसको नहीं पढ़ना है, हमें ध्यान देना है मेटल और नॉन मेटल पे। मेटल ऑफ कोर्स इस तरह के होते हैं, हमें पता ही है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो सबको चाहिए, आजकल तो बहुत महंगा भी है। उसी तरीके से नॉन मेटल है, नॉन मेटल में सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, कई सारी चीजें हैं। बट अगर हमसे भैया कोई आ करके कूल बनने के लिए तुम्हारे सामने कूल बनने आ जाए और पूछ ले डेफिनेशन क्या है, वन लाइन में अगर बोलना हो मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, तो क्या बोलेगा बता? मेटल ये है, मेटल ये है जो फुल एटीट्यूड में रहता है, फुल एटीट्यूड में, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेटल को किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ दे देता है भीख में, जा भाई ले जा, जा ले जा। और ये है नॉन मेटल, ये बेचारा रिक्वेस्ट मांगता रहता है कि भाई दे दे, दे दे, क्या भी दे। वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है? जल्दी से समझो, जल्दी से समझ जाओ। इलेक्ट्रॉन, तो जो मांग रहा है, कौन मांग रहा है? ये मांग रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई दे 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 दे। तो जो इलेक्ट्रॉन मांग रहा होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो कौन होता है? वो होता है नॉन मेटल। और जो फुल एटीट्यूड में खड़ा है, जो बस इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, ये कौन होता है बेटा? ये होता है मेटल। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे टू फॉर्म अ कैटायन, ये हो जाते हैं बेटा जी मेटल। मतलब डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, जो भी लूज कर जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो वो सब मेटल्स होते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, है ना, जो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स दैट गेन या फिर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और ये बनते क्या है बेटा? कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा, किसी से कोई मांग रहा है, तो वो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम एनायन, एनायन बोले तो नेगेटिव आयन। ठीक है?
ये होता है नॉन मेटल। मतलब मेटल समझ गए, नॉन मेटल समझ गए। मेटल क्या है? ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल क्या है? रिसीविंग एंड पे ये ले रहा है। तो दे रहा होता है वो कैटायन बनाता है पॉजिटिव, और क्योंकि एक नेगेटिव चीज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिसको इसने दे दिया वो नेगेटिव हो जाता है, एनायन बन जाता है नॉन मेटल। सिंपल, वेरी 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 सिंपल। हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने डेफिनेशन केमिस्ट्री की भाषा में देख ली। अब जो तुम देखते हो कोई चीज हार्ड है, कोई चीज सॉफ्ट है, जैसे गैस मारते हो इधर उधर, इस गैस को कंफर्म कर लेना। अब एग्जाम में आएगा ये एक्सेप्शन। क्या देखा था कोटा फैक्ट्री में? वैभव वाला डायलॉग देखा था ना? ये केमिस्ट्री साला सब्जेक्ट ही बेवकूफ है। यहाँ पर एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन। अरे भाई, जितना इंसेप्शन से परेशान नहीं हुआ उतना एक्सेप्शन से परेशान हो गया। तुम नहीं परेशान हो गए क्योंकि मैं सिंपल तरीके से यहाँ पर देखो एक टेबल बना करके ले आया हूँ। आ जाओ। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या क्या है? प्रॉपर्टी पहली है लश्यर। लश्यर मतलब शाइनीनेस, मतलब अरे यार ये तो सबको पता है, चमक। कि भाई किसी चीज में कितनी चमक है, कितना चमक रहा है, कितना शाइनी है, वो क्या हो गया? लश्यर। मेटल्स क्या होते हैं? ये जनरली लश्यरस होते हैं। नॉन मेटल्स नॉट लश्यरस होते हैं। ये बिल्कुल भी चमकते नहीं है, डल होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है? कि जो आयोडीन है, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्यरस है। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लश्यरस है। वैसे तो नॉन मेटल नहीं चमकते हैं, बट आयोडीन चमकता है, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है बेटा? स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब देखो मैंने केमिस्ट्री तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, हंसी मजाक से समझाई है। कहाँ पे? अपने चैनल पे जाओ, शून्य प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें कई सारे लेक्चर्स है, वन शॉट। चैप्टर 1 2 बताया था मैंने। स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। रूम टेम्परेचर पे कैसा स्टेट है? मेटल का कैसा होता है? मेटल जनरली हमें सॉलिड ही दिखते हैं। अरे यार कोई भी मेटल का एग्जांपल सोचो, मन में सोचो सोचो। जैसे कि ये है मेरी फेवरेट व्हीकल विच इज जेसीबी। अब इसमें कई सारे हार्ड पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब हार्ड पार्ट्स दिख रहे हैं, जनरली एल्युमिनियम का बना होता है। तो ये कैसा है? सॉलिड है। तो पूरा का पूरा सॉलिड है। मेजरली इसमें मेटल का काम किया गया है। मेटल कैसे होते हैं? हमेशा सॉलिड होते हैं। जैसे कि तुम्हारा कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सारे के सारे। बट नॉन मेटल यूजुअली सॉलिड होंगे, या तो गैस होंगे। देखो, ये हमेशा सॉलिड, और ये या तो सॉलिड और गैस। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ गया। देखो, मेटल में भी लिक्विड कहीं नहीं है, सॉलिड होगा। नॉन मेटल में भी लिक्विड कहीं नहीं है, या तो सॉलिड और गैस। बट एक्सेप्शन क्या आ जाता है? कि मरकरी एक लिक्विड मेटल है। सोचो, वैसे तो मेटल सॉलिड दिख रहे थे आसपास, बट मरकरी एक लिक्विड मेटल है। थर्मामीटर जो पुराना वाला आता था, उसमें एक मरकरी की रेड लाइन ऐसे आती जाती रहती है। वो रेड लाइन जहां पहुंचती थी, हमें मालूम पड़ता था किसी को कितना फीवर है। वो क्या लाइन थी? वो मरकरी की थी। वो मेटल थी। वो लिक्विड जो था वो मेटल था, वही था मरकरी। और ब्रोमीन एक नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड है, ठीक है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल लिक्विड है, और मरकरी एक मेटल लिक्विड है। सिंपल, बहुत सिंपल। सारी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि मेटल नॉन मेटल, ये तो भैया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कि जाहिर सी बात है भाई कि मेटल का पता है हमें वो हार्ड है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। बट हमें क्या फोकस करना है? एक्सेप्शन पे। मार्क कर लो बेटा, एग्जाम में ये 100% आएगा। अगला देखो, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? मेलेबिलिटी बोले तो मारना, मारना 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 मारना। मार पिटाई शुरू कर दो, मार पिटाई। जैसे कि ये मान लो एक मेटल है, ठीक है। इसको पीट पीट के हमने और पतला कर दिया, पतली पतली शीट्स बना दी। तो जब आप मार पिटाई करके शीट्स बनाते हो, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। और मेटल्स होते हैं, ये जनरली मारने पे थिन शीट्स बन जाती है इनकी, मतलब ये मैलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये मैलिएबल होते हैं, ठीक है। ये होते हैं मैलिएबल, क्योंकि तुम देखोगे कहीं भी पतली-पतली शीट्स दिख रही हो, कहीं भी पतली-पतली शीट्स दिख रही हो, वो मेटल की होती है। एल्यूमीनियम फॉयल एक पतली सी शीट है। गाड़ियों के में एल्यूमीनियम का लगा होता है पार्ट्स, पतला-पतला सा पार्ट लगा होता है। कोई भी पतला पार्ट, पतला शीट किससे बनता है? मेटल से, बिकॉज़ ऑफ मैलिएबिलिटी। क्योंकि ये पतले-पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इनको पिटाई करी जाती है, मार पिटाई। एम से मार पिटाई, एम से मैलिएबल, याद रखना। बट नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, यानी इनको जब तुम मारोगे, इनकी जब तुम मार पिटाई करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। मैं ये खुद ट्राई कर रहा था तुम्हें समझाने के लिए। देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये पेंसिल है। पेंसिल के ऊपर जो नोक होती है ना बेटा, ये होती है ग्रेफाइट की। होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है। अब इसको अगर तुम सोचो कि ऐसे रखूं और पिटाई करते 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 इसकी पतली सी लेयर बना दूं, पतली सी शीट, तो ये ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उल्टा पेंसिल टूट जाएगी, वो जो नोक है वो टूट जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? बिकॉज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कि उसमें जब तुम मारोगे तो वो टूट जाएगा, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नॉन मेटल नॉन मैलिएबल, मेटल मैलिएबल। सिंपल। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जिंक और आर्सेनिक, जो कि मेटल्स हैं, लेकिन ये मैलिएबल नहीं होते, ये शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। अगला है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या है यार?
डक्टिलिटी क्या है भैया? आपने मेलेबिलिटी तो याद करा दिया। एम से मारपीट आई, एम से मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? सोचो एक बार डक्ट, डक्ट मतलब होता है पाइप। लंबी-लंबी जब पाइप बनानी होती है, वो होता है डक्टिलिटी के थ्रू। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इंटू वायर्स, डक्टाइल। मतलब जब तुम उसको पतले से खींच दो, जब तुम उसको खींच करके पतली सी वायर बना दोगे बेटा, तो वो हो जाती है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करना। मतलब सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पर मान लो क्या उठाऊं, मैं आसपास अपने मेटल ढूंढ रहा हूं। मान लो, इसको इमेजिन कर लो कि ये सोना है, ठीक है? इमेजिन कर लो यार कि ये सोना है और इसको मैं पतला वायर खींचूंगा ना तो ये पतला वायर बन जाएगा। अगर मान लो कॉपर है, पतला वायर खींचना चाहूंगा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो है वो डक्टाइल हैं। कि कॉपर की वायर ही तो हर जगह लगी होती है, तभी यहाँ पे लाइट जल पा रही है। तो मेटल्स तो डक्टाइल है, बट नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। इंस्टेड जब तुम इसको खींचोगे तो टूट जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल वही पेंसिल वाला, पेंसिल की नोक को खींचो, टूट जाएगी। ठीक है? यहाँ भी एक्सेप्शन वही सेम है, जिंक और आर्सेनिक। समझ में आ गया क्या ये समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल टेबल थी। यहाँ सारे की सारी प्रॉपर्टी है और यहाँ एक्सेप्शन है। एक बार फिर से एक्सेप्शन पे ध्यान दो, क्या कि आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लश्चरस है, यानी चमकता है। उसी तरह मरकरी जो एक लिक्विड है और मेटल है, ठीक है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है फिर भी लिक्विड है। और तो और जिंक और आर्सेनिक मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो नहीं करते, जबकि वो मेटल है उनको शो करना चाहिए। ठीक है, आगे आओ, अभी और है, आगे आओ। अगला है सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या है? सोनोरस मतलब क्या है? एस से सोनोरस, एस से याद कर लो बेटा जी, साउंड। याद कर लो बेटा, साउंड। तो मतलब अगर हम अपने आसपास कोई भी मेटल रखें, जैसे मान लो ये जो है पेंसिल बॉक्स, इसके आसपास क्या ये मेटल है? ये मेटल है, लोहा है, मेटल है। अब इसको अगर तुम बजाओगे तो देखो टन 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 आवाज आएगी। ये तो खैर थोड़ा सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, बट अगर मैं इसको किसी ऐसी चीज से बजाऊं जिससे आवाज प्रोड्यूस हो, तो ये ऐसे आवाज आ रही है, आ रही है। ये जो आवाज आ रही है टिंग 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 आ रही है, ये बहुत ही पतली लेयर है, तो थोड़ी सी कम आवाज आ रही होगी। बट तुम इमेजिन करो अपने स्कूल की घंटी पर जा करके टंग 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 बजाते हैं तो टंग आवाज गूंजती है। अभी तुम कोई भी आर्टिकल लो जो कि मेटल का बना हो, लोहा हो, कुछ भी हो, उसे मारो टंग से, हैमर लेके, हथौड़ा लेके टंग से मारो, तो टंग पूरी आवाज की वाइब्रेशन फैलती है। इसी आवाज को बोलते हैं सोनोरस होना। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। कैसी साउंड? रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, इसलिए इसको सोनस बोलते हैं। और नॉर्मल में ऐसी कोई साउंड होती नहीं है, एक्सेप्शन इसका नहीं है। ठीक है, बट हार्डनेस पे आ जाओ तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जैसे कि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट चीज है, हार्डेस्ट एलिमेंट एवर प्रेजेंट। नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। कैसा होता है बेटा नॉन मेटल? नॉन मेटल हमेशा सॉफ्ट होता है। सोडियम और पोटेशियम हो जाते हैं एक्सेप्शन, जो कि मेटल हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्टी हैं, ये दिल के इतने पूकी पूकी और प्यारे प्यारे हैं, इनको जब तुम लोगे और कट करोगे चाकू से तो ये कट हो जाएंगे। कौन? सोडियम और पोटेशियम। कैसे याद करोगे? सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में कौन था? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी। कैटरीना ने, तो कैटरीना भी सॉफ्टी सॉफ्टी सी है। और ये कैटरीना कैसे था हमारा? कैसे था हमारा पोटेशियम, और ने से सोडियम, दोनों के दोनों ही बड़े सॉफ्टी हैं, नाइफ से कट हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है कंडक्टिविटी। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, जाहिर सी बात है नहीं पास होती। बट अगर तुम ये पेंसिल की नोक ले लो और वायर वगैरह कनेक्ट कर दो तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देगा। वाई? क्योंकि अगेन एक्सेप्शन, ये भी एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होकर के बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्लियर? सारे एक्सेप्शन समझ गए हम। आखिरी बचा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल का ऑफ कोर्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना, क्योंकि वो स्ट्रांग है, हार्ड है। नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? गैलियम एंड सीजियम। क्या है बेटा? गैलियम एंड सीजियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जबकि वो मेटल है तो हाई होना चाहिए। अब लो होगा, इसका एग्जांपल कैसे होगा? जब तुम अपने हाथ पे मान लो तुम्हारा हाथ है और इस पे तुम यहां पर ला करके रख दो, यहाँ पर लाके गैलियम और सीजियम को रख दोगे, तो इसका इतना ज्यादा कम लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा कि ये हाथ से ही इवापोरेट हो जाएगा, हाथ से ही इवापोरेट हो जाएगा। कौन? गैलियम और सीजियम। समझ गए? चलो, एक सवाल आ गया है जो है सीबीएसई का पापा क्वेश्चन। पापा बन जाओगे अगर ये सवाल बता दिया तो। A metal and a non-metal that exist in liquid state at room temperature are respectively कौन? ऐसा मेटल और ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहे तो वो कौन है? ब्रोमीन एंड मरकरी। हाँ, हाँ,
ऑप्शन पढ़ना बड़ा जरूरी है एमसीक्यू में, यही गलती होती है। तुमने ब्रोमीन और मरकरी मार्क कर दिया बट पूरे ऑप्शन नहीं पढ़े। क्या पूछा गया है बेटा? देखो, मेटल एंड नॉन मेटल रेस्पेक्टिवली। एक जगह जहां ये वर्ड लग जाए रिस्पेक्टिवली, उसका मतलब होता है कि आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले इसने बोला मेटल फिर नॉन मेटल, बट ब्रोमीन तो पहले लिखा है और मरकरी बाद में, और ब्रोमीन तो नॉन मेटल है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, मरकरी एंड ब्रोमीन। वाई? क्योंकि मेटल मरकरी है, नॉन मेटल ब्रोमीन है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि सीक्वेंस फॉलो करते हुए सही ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। समझ गए? चलो आंसर देख लो। आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज? मेरा एक दोस्त था, जब जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते थे ना, घुसता था अंदर। वो केमिस्ट्री लैब में घुसता था अंदर कुछ ना कुछ बवाल करने के लिए। कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ मिक्स कर रहा है, कभी कोई एसिड लेके चुरा के घर चला जा रहा है। ऐसे चोर टाइप के मेरे दोस्त थे। तुम्हारा भी कोई ना कोई ऐसा चोर टाइप का दोस्त होगा। और ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो कांड भी करते हैं। तो ये बच्चे होते हैं ना ऐसे जो दिखते हैं ये इस टाइप के, ये केमिस्ट्री लैब में घुसते हैं और ये कांड भी करते हैं। ऐसा ऐसा कांड करते हैं कि बाद में खुद पछताते हैं। मेरे एक दोस्त को यही नहीं पता था कि कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है और डाइल्यूटेड का मतलब क्या है। वो कंसंट्रेटेड HCl लेके पहुंच गया था हमारे सर के पास और फिर सर ने उसका कंसंट्रेट बना दिया था, है ना? ऐसा होता है। बट अब जब मैं तुम्हें ये केमिकल प्रॉपर्टी समझा दूंगा बेटा, तो मजा आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले ये देखो क्या क्या है। नंबर वन, पहली पहली है रिएक्शन विथ एयर, यानी ऑक्सीजन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं हमें ये देखना है पहला। दूसरा हमें देखना है कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स, वो देखना है। और तीसरा हमें देखना है कि एसिड के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड देन चौथा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटेलिक सॉल्ट के साथ। कैसे बेटा? मेटेलिक सॉल्ट के साथ। एक दो तीन चार, तो ये चार रिएक्शन हमें देखनी है। क्या मैं पहला रिएक्शन शुरू करूं? तो जल्दी बोलो, क्या मैं पहला रिएक्शन शुरू कर दूं? फटाफट से एक बार बोलो कि हाँ भैया शुरू किया जाए। तो आ जाओ शुरू कर दिया जाए। चलो, पहला रिएक्शन क्या था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मान लो कोई मेटल है, जैसे कि ये क्या है बेटा? ये है सोडियम मेटल Na, और ये है ऑक्सीजन हमारा। ऑक्सीजन बोले तो एयर, ठीक है, एयर। अब होता कैसा है रिएक्शन? ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है जल्दी बताओ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोनों को तुम मिला दो, जबरदस्ती, मतलब वो ब्रेकअप भी करना चाह रहे हो ना, इनको पैचअप करा दो, है ना? क्लास में एक लड़की होती है, सारे क्लास में, जो काम के लिए होती है। किसी का ब्रेकअप होता है तो पैचअप करा देती है, किसी का पैचअप होता है तो ब्रेकअप करवा देती है, कनेक्शंस मिलवाती है। ऐसी भी लड़की तुम्हारे क्लास में होगी, हमारे नाम में थी एक लड़की, और हमारी क्लास में जो लड़की थी उसका नाम था कोमल। का काम ही बस इतना ही था। बस यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है? किसका भी काम हमें इतना ही सा करना है। जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, क्या करना है? कल करके जोड़ दो। क्या करो बेटा? कल करके जोड़ दो, तो बन जाएगा मेटालिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर बना Na2O, क्या बना? Na2O। समझो ध्यान से, मैं तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें लॉजिक भी समझ में आए। Na2O क्यों बना बताओ? ये बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा। Na2O क्यों बना? क्यों बना, क्यों बना, क्यों बना? क्योंकि कंबाइन हो रहे थे Na और O2। कौन कंबाइन हो रहा था बेटा? Na और O2। Na लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो। Na का क्या चार्ज होता है? +1। इसका क्या चार्ज होता है? -2। क्रिस क्रॉस कर दो, जो तुमने क्लास 9th में पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्रिस क्रॉस काम आता है। और क्रिस क्रॉस जब होगा तो Na2 बन जाएगा, Na2, और O इधर हो जाएगा, तो Na2O बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, Na2O। चलो अब आगे आ जाओ। मेटल ऑक्साइड जो बना हमारा, मेटल ऑक्साइड बना वो कौन था? Na2O। तो ये Na2O अगर मैं पूछूं तुमसे, सवाल आएगा क्लास में, सवाल आ जाएगा एग्जाम में, ये जो Na2O है, अगर इसका हम लिटमस टेस्ट करें तो बेटा क्या होगा? लिटमस टेस्ट करें तो क्या होगा बोले तो, अगर इसके पास हम एक रेड लिटमस पेपर लेके जाएं, हम एक ब्लू लिटमस पेपर लेके जाएं, तो ये किसका कलर चेंज करेगा? किसका कलर? अरे भाई इसके लिए पता करना पड़ेगा कि ये एसिड या बेस। तो एक सिंपल सी बात याद कर लो, जैसे कि ये अंकल जी है ना, जैसे इतने हैरानी से देख रहे हैं, तुम भी एक सिंपल सी बात याद कर लो। MOB। अरे यार तुमने जिंदगी में मोबाइल नंबर तो बहुत देखे होंगे, MOBILE, मोबाइल। तो मोबाइल में से MOB याद कर लो। M बोले तो मेटल, O बोले तो ऑक्साइड, और B बोले तो बेसिक। मतलब मेटालिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक होंगे। कैसे होंगे बेटा? हमेशा बेसिक होंगे। और बेसिक, बेसिक क्या करता है? यानी जो बेस होता है, ये बेस क्या करता है? हमें इतना तो पता ही है ना कि एसिड क्या करता है? बार,
BAR। देखो मैंने BAR से याद कराया था कि एसिड जो है वो बार है, कि एसिड ब्लू को रेड में करता है, तो इसी का उल्टा कौन करता है, रेड को ब्लू में कौन करता है, रेड को ब्लू में कौन करता है, बेस। ठीक है, ये सिंपल सा निमोनिक है कि रेड को ब्लू में करता है बेस और ब्लू को रेड में करता है एसिड। जो हमें मालूम पड़ गया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड रहेंगे, जैसे कि ये Na2O है, ये कैसा है, ये है बेसिक। तो बेटा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, लिटमस टेस्ट में किसका कलर चेंज करेगा, रेड का या ब्लू का, बस रेड का। किसका बेटा, एक चेंज करेगा रेड लिटमस का कलर। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रेड भाई साहब को लगाया था कि याद रखना, ठीक है, कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं और वो रेड लिटमस पेपर का इन भाई साहब के जैसे रेड कलर का लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा, रेड को ब्लू में, एसिड होता तो ब्लू को रेड में कर देता। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे, नॉन मेटल के बारे में जान लो, उसी का उल्टा। NOA, वो मोबाइल नंबर था, ये नोआ, नोआ NOA मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक, यानी ये एसिड बनाते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल है अपने सल्फर का। सल्फर है एक नॉन मेटल, उसके साथ लिया ऑक्सीजन, बन गया SO2। ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये होगा एसिड जैसा। और एसिड क्या करेगा बेटा, अभी बताया था BAR, याद रखो, मतलब ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल, बहुत सिंपल भैया, बहुत सिंपल। अब एक सवाल तुम्हारे सामने, जो कि तुम क्लास 9th के नॉलेज के हिसाब से कर सकते हो क्या, कि द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आर व्हाट। तो अब क्या होगा इसका जवाब, फटाफट से जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका जवाब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बेटा जल्दी। अरे यार, सिंपल सा क्रिस क्रॉस मेथड यूज करो और बता दो कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और मैग्नीशियम क्या बनाता है, ये बनाता है Al2O3 और ये बनाता है MgO, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हमने अब तक क्या देखा कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो है मोबाइल नंबर MOB, मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक, और नोवा नॉन मेटालिक ऑक्साइड और एसिडिक। बट अगर मैं बोलूं एक ऐसा भी है, जैसे मेटल नॉन मेटल के बीच में एक मेटालॉइड था, उसी तरह से एक ऐसा भी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी तो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो हाँ, ये सच बात है। तो ध्यान से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड एल्कली, एल्कली मतलब बेसिस, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी ये दोनों चीजों के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एसिड आल्सो, रिएक्ट विद बेस आल्सो, और बनाता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। कैसे, आ जाओ देखते हैं, एग्जांपल मैं दे दूं। एग्जांपल है एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एक जिंक का ऑक्साइड। पहले एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्टिंग एज बेसिक ऑक्साइड, पहले ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, पहले कैसा, बेस जैसा, क्योंकि इसके दो रूप हैं। ध्यान से समझो कि जो भी बेटा, जो भी देखो, ध्यान से समझो, मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर करना और मेरे इमोशंस पर ध्यान देना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के दो रूप हैं। एक तो बेटा बहुत ही डेविल है, तो डेविल है वो कौन है, बेस। और एक तो बेटा बहुत ही प्यारा सा है, तो वो कौन है, एसिड। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन ऑक्साइड्स का नाम है जो बेस की तरह भी बिहेव करेंगे और एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे, है ना। पहले पहले हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं एल्यूमिनियम का केस। किसका केस, एल्यूमिनियम का केस। और एल्यूमिनियम के केस के लिए हमने लिया है पहले बेस वाला, कि अगर वो बेस की तरह बिहेव करेगा तो कैसी रिएक्शन होगी। आओ देख लेते हैं। देखो, ये रहा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसको हम चेक करने के लिए कि क्या ये बेस की तरह बिहेव करता है, हम क्या करेंगे, एसिड से रिएक्ट करा दो। अगर एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना दे तो समझ जाना कि वो बेस है। क्यों समझ जाना, क्योंकि हमें पता है कि अगर एसिड बेस मिलेंगे भी जा करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो हमने इसको उठाया और रिएक्ट करा दिया एक एसिड से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, HCl, बन गया देखो सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में बेटा वाटर। क्या बोला मैंने, क्या बोला, अगर पता करना है कि कोई भी चीज क्या है, बेस है, तो उसका रिएक्शन एसिड से करवा दो और देख लो सॉल्ट एंड वाटर बन गया, तो मतलब हाँ टिक, ये बेस है। फिर अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन में चेक करना है कि क्या ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसका रिवर्स, बिल्कुल उसका उल्टा। इसका क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन एक बेस के साथ करवा दो, और अगर फिर से बेस के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट एंड वाटर बना दे बेटा, तो समझ जाना ये बेस की तरह तो बिहेव करा ही करा, एसिड की तरह भी करता है। वैसे Al2O3 लिया, साथ में बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये रिएक्ट किया तो बन गया सॉल्ट,
सोडियम एल्यूमिनेट जिसका फॉर्मूला याद रखना NaAlO2 और साथ में H2O वाटर। तो मतलब ये बेस की तरह भी बिहेव किया, ये एसिड की तरह भी बिहेव किया, इसलिए क्या कहलाया? ये कहलाया बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है? क्या कहलाया? जल्दी, जल्दी, जल्दी। बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव करे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है? ठीक है ना? समझ गए? मैं लिख देता हूं, स्पेलिंग याद कर लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल क्या है बेटा? जल्दी बोलो। एक तो भैया हमने देखा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और एक दूसरा एग्जाम्पल है ZnO जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमने रिएक्शन देख ली, अब जिंक ऑक्साइड की भी देख लेते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं कि ये एसिड बेस है कि नहीं। भाई सब चेक कर लेंगे, आ जाओ आ जाओ, अरे डरना नहीं है, सब चेक कर लेंगे, सब इजी है। तो मैं लिख करके लाया, बहुत इजी है। आ जाओ देखते हैं। देखो देखो, ये रहा ZnO, इसने रिएक्ट किया एक एसिड के साथ बेटा HCl, क्या बन गया ZnCl2 और H2O वाटर। मतलब क्या देखने मिला? क्या देखने मिला? एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर। अब एक बार बेस के साथ देख लेते हैं। बेस के साथ ZnO प्लस NaOH जो कि एक बेस है बेटा, बना क्या Na2ZnO2। इसका नाम बता देना वरना पिटाई हो जाएगी। इसका नाम बता देना वरना घर पे मैं बुलडोजर भेज दूंगा कसम से। इसका नाम नहीं मिला मुझे ना तो घर पे ये आ जाएगा आज। और ये आता है तो फिर अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। ठीक है? बहुत बड़े बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश के जो लाइन पे आ गए जब से बुलडोजर चलना शुरू हुआ। बस तुम भी लाइन पे आ जाओगे अगर इसका जवाब नहीं बता पाए यार, तुम बता लोगे यार, इजी है यार। क्या है ये? अरे क्या है? सोडियम जिंकेट बोलते हैं ना इसको, याद करो। सोडियम जिंकेट चैप्टर 1 में पढ़ाया था, 2 में पढ़ाया था, बार बार याद दिलाया था। Na2ZnO2 और साथ में बन गया बेटा वाटर। मतलब हमने यहां पर भी देखा, यहाँ पर भी देखा, ये जो जिंक ऑक्साइड है ये एसिड के साथ भी बेस के साथ भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो मतलब ये भी बेटा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ। दोनों एग्जांपल याद रखना, ये रही ZnO की रिएक्शंस और ये देखो एक एल्यूमिनियम का रिएक्शन, ये भी एल्यूमिनियम का रिएक्शन। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे, हम आएंगे दूसरे रिएक्शन पे। याद करो हम क्या पढ़ रहे थे? कई लोग तो यही भूल गए होंगे, इसीलिए मैंने स्लाइड्स ऐसी बनाई है कि तुम्हें सब कुछ दिमाग में घुसा रहेगा। जैसे कि जैसे कि अगर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँ कि हम पढ़ क्या रहे थे, तो यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या-क्या देखा बेटा? भैया इसमें हमने बहुत चीजें देखी। हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन में देखा मोबाइल नंबर, मेटालिक ऑक्साइड बेस होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड होता है। फिर हमने एक देखा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है? फिर हमने देखा लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होगा। सिंपल सिंपल चीजें देखी। अब हम आएंगे रिएक्शन विद वाटर पे। और रिएक्शन विद वाटर बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ करके क्योंकि हम लोग एकदम लॉजिक के साथ पढ़ेंगे और केमिस्ट्री जब लॉजिक के साथ पढ़ोगे कुछ भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है? चलो रिएक्शन विथ वाटर यानी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। तो याद रखो कि रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा? रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? एक तो है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी चाहिए और दूसरा तो है टेम्परेचर। रिएक्टिविटी किसका बेटा? मेटल का ऑफ कोर्स, क्योंकि मेटल और वाटर के साथ रिएक्शन है। और टेम्परेचर किसका बेटा? वाटर का ऑफ कोर्स। टेम्परेचर तुम मेटल का थोड़ी बढ़ाओगे कि ये मेटल है अब इसको मैं गर्म करूंगा, गर्म करूंगा, गर्म करूंगा। नहीं नहीं नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी है। मेटल की रिएक्टिविटी मैटर करेगी और इसका टेम्परेचर। बोले तो जब रिएक्टिविटी हाई है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो टेम्परेचर कम रहेगा वाटर का, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। बट जब यही रिएक्टिविटी लो है, मेटल की रिएक्टिविटी लो है, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना? हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल। और देखते हैं कैसे। और एक बार देखते हैं कैसे। देखो देखो देखो, समझते हैं कैसे। उसके पहले याद करो कि मैंने एक गाना याद कराया था। 3-4 साल से यूट्यूब पे बता रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से। जो पुराने बच्चे उनको याद है। एक गाना था भैया जो आपने बताया था, याद करो मन में। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो सेन फरारी, फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया था, है ना? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया था। कैसे मॉडिफाई किया था? कैटरीना ने कार मांगी अल्टो के बाद जेन नहीं, अल्टो 4 जेन क्योंकि बीच में आता था कार्बन। अल्टो 4 जेन फरारी के बाद टिन, तो एस एन इसका सिंबल है, मैंने बोला था तो शायद कर लेना टिन। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन, कितनी? 4 जेन
तो फिर भी कैटरीना ने कार मांगी अल्टो चार्ज एंड फरारी, तो फिर भी हाँ जी, एच भी डाल दिया मैंने बीच में, क्यों? एच से हाँ जी, और एच का मतलब बेटा हाइड्रोजन। क्यों मिली सिल्वर ऑडी? क्यों याद करा है मैंने ये गाना? ताकि तुम्हें ये सीरीज याद रहे। देखो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो चार्ज एंड फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इससे तुम्हें याद रहेगा पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज, और बीच में मैंने कार्बन डाल दिया था, टिन डाल दिया था, और हाइड्रोजन भी, ताकि तुम्हें कोई भी रिएक्शन में दिक्कत ना हो। और अब दिक्कत होगी भी नहीं। वाई? वाई? क्योंकि तुम्हें ये याद है। याद करो मन में, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो चार्ज एंड फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो मिली, समझाता हूं, देखो। यहाँ पर जो ऊपर है वो बहुत हाईली रिएक्टिव है, ऊपर वाले वो हाईली रिएक्टिव है, और नीचे वाले एकदम कम रिएक्टिव है ना, बहुत कम रिएक्टिव। ऊपर वाले कौन है बेटा? ऊपर वाले सबसे रिएक्टिव वाले कौन है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये देखो, सबसे ज्यादा तो रिएक्टिव यही है, कैटरीना के, फिर Na, कैटरीना ने, रिएक्टिव तो ये है कैटरीना ने। और मैंने क्या बोला कि मेटल अगर रिएक्टिव है, कम टेम्परेचर में भी काम चल जाएगा, है ना? यही बोला। तो जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा वो कौन है? जो टॉप वाले हैं। कौन? कैटरीना ने। ए और Na, ए मतलब पोटेशियम और Na मतलब सोडियम। तो ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो कम टेम्परेचर में काम चल जाएगा। बट इसके नीचे कौन आता है? कार मांगी। कार मतलब कैल्शियम। कैल्शियम जो है, इसको थोड़ी सी इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, देखो, क्योंकि ये हल्का नीचे आया, इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो अब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे? कोल्ड से नॉर्मल वाटर, यानी ठंडा फ्रिज में रखा पानी नहीं, नॉर्मल वाटर लेके आ जाओ बस। का टेम्परेचर ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, कैल्शियम रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। बट अब जब तुम और नीचे आओगे बेटा, और नीचे आओगे, जैसे जैसे रिएक्टिविटी में नीचे आओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब नीचे आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा मांगी से मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम में बेटा चाहिए होता है एक चीज, जो कि है हॉट वाटर। मैग्नीशियम में चाहिए हॉट वाटर। और अब जब तुम एकदम ही नीचे आ जाओ, तो टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, पहले कोल्ड था, फिर नॉर्मल हुआ, फिर हॉट वाटर हुआ, तो तुम एकदम नीचे आ जाओ, जैसे कि ये वाले सारे, अल्टो, जेन, फरारी। 4 को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो कार्बन है, ठीक है? अल्टो, जेन, फरारी, मेटल्स को लेंगे, मेटल्स को। तो अल्टो, जेन, फरारी बोले तो एल्यूमीनियम, जिंक एंड आयरन। क्या है अल्टो, जेन, फरारी? एल्यूमीनियम, जिंक एंड आयरन। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, एल्यूमीनियम, जिंक और आयरन का? इसका रिएक्शन बेटा बिल्कुल हाई टेम्परेचर वाटर। और अगर टेम्परेचर हाई करते जाओ, हाई करते जाओ, हाई करते जाओ, तो क्या होता है? वो स्टीम बन जाता है ना? पानी तुम उबालते जाओ, उबालते जाओ, उबालते जाओ, क्या होता है? वो स्टीम बन जाता है। तो स्टीम से रिएक्शन कौन करते हैं? जो सबसे कम रिएक्टिव हैं, अल्टो, जेन और फरारी, मतलब एल्यूमिनियम, जिंक और फरारी। अब इससे मैंने याद क्या कराया? क्या याद कराया? ये रेशियो 2:1:1:3 है बेटा, ये 2:1:1:3। मन में बोलो, मंत्र बना लो 2:1:1:3। मतलब टू, पहले के जो दो है वो करेंगे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, फिर 1:1, 2:1:1, ठीक है? नीचे के जो 1:1 है वो करेंगे किसके साथ? एक हॉट, एक हॉट और एक नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है बेटा? और फिर 3, 3 यानी सबसे नीचे, 2:1:1:3, 3, 1, 2, 3, ये करेंगे बेटा स्टीम के साथ रिएक्शन। तो तुम कैसे याद कर सकते हो? जैसे ही तुम्हें ये गाना याद हो जाए, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, फरारी, तो पहले का 2:1:1:3, तो पहले के दो, कैटरीना ने, ए और Na हो गए किसके साथ? कोल्ड वाटर। फिर कैल्शियम हो गया किसके साथ बेटा? कैल्शियम हो गया हॉट वाटर। मैग्नीशियम हो गया नॉर्मल वाटर। और 3, अल्टोस एंड फरारी, ये 3 हो गए स्टीम के साथ। मतलब तुम समझ गए कि मेटल्स का रिएक्शन कैसे होता है? कि रिएक्टिविटी ज्यादा तो टेम्परेचर कम। और कौन-कौन किस-किस टेम्परेचर के वाटर के साथ करेगा, ये भी देख लिया तुमने। देखो बनेगा क्या? अब बेटा ये देखना इंपॉर्टेंट है कि बनेगा क्या? देखो, 2 चीजों से रिएक्शन हो रहा है। ये एल लिखा है, लिक्विड। एल मतलब लिक्विड। लिक्विड मतलब कि भाई वो वाटर है। वो वाटर है जो कि लिक्विड में है। बट जी मतलब भी कि वो वाटर ही है, बट वो क्या बन चुका है बेटा? गैस। और गैस मतलब कि वाटर का कौन सा रूप? जब जब ध्यान से सुनना, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, ध्यान से सुनना, कि जब मेटल लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और जब जब वही मेटल अगर रिएक्ट कर जाए स्टीम के साथ,
तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और वाटर। ये हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्साइड है, बस इतना ही अंतर है। याद कैसे करोगे? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो मतलब पानी, तो जब वो पानी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस। जब वो गैस बन जाए, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रो निकल गया, सिर्फ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बेटा इससे सिंपल ना, इससे सिंपल कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब इससे सिंपल एक एक चीज गाने के साथ, प्यार के साथ, मजे के साथ समझ में आ रहा होगा, कमेंट में जरूर टाइप करना भी जा करके कि भैया आपकी ये ट्रिक बहुत मजेदार थी। इतने सिंपल तरीके से मैंने बताया। देखो पहले मैंने ये गाना याद करा दिया तुम्हें, भाई कैटरीना ने कार मांगी अल्ट्रोजन फरारी। फिर याद करा दिया ये रेशियो 2:1:3, पहले के दो कोल्ड वाटर, फिर नॉर्मल, फिर हॉट, फिर तीन जो है स्टीम के साथ। और फिर मैंने ये बता दिया कि लिक्विड यानी वाटर, लिक्विड बोले तो कैसा भी वाटर, हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, नॉर्मल वाटर हो, वैसा भी वाटर है, उसमें बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। बट जब वो स्टीम बन जाए, जस्ट जो लास्ट तीन रिएक्ट कर रहे थे स्टीम के साथ, तो वहां पर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलो, अब हम देखेंगे एक-एक करके सारे रिएक्शन। ये कौन से हैं? हाई रिएक्टिविटी वाले, कैटरीना ने। तो इसका पता है हमें, ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो किसके साथ करते हैं बेटा? वो रिएक्ट करते हैं भैया कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन क्या होती है? लिख दूं? वैसे तो दिख रही है बट लिख देता हूं तुम्हारे लिए कि ये रहा हमारा पोटेशियम, साथ में रखा है H2O। तो क्या बनेगा जल्दी बोलो? आंख बंद करके बोलो यार, आंख बंद करके। अरे आंख बंद करके बोलो, क्या होगा बताओ? अभी बताया था कि वो स्टीम ना हो, बस स्टीम ना हो, कैसा भी वाटर हो, हॉट कोल्ड नॉर्मल, तो हमेशा हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो KOH, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में लिखा है एनर्जी, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलती है। और एरो के राइट साइड में हीट लिखा हो मतलब एक्सोथर्मिक, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हो गई पहली। और दूसरी क्या है बेटा? यही सोडियम वाली, Na+H2O बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में एनर्जी। समझ गए? यहाँ एनर्जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, और इतनी एक्सोथर्मिक है, इतनी एक्सोथर्मिक है, तो वॉयलेंट बोलते हैं, वॉयलेंट। यानी वो क्या करती है? आग लगा देती है। क्या होता है? इट कैचेस फायर। याद रखना, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा भी है, इट कैचेस फायर। कौन? ये दोनों। जब ये दोनों वाटर साथ रिएक्ट करते हैं तो इट कैचेस फायर। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक है। अब देखो इस तरह का एक हमने सेटअप ले लिया, ठीक है? इस तरह का हमने एक सेटअप ले लिया और देखा कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या रखा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे है ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, यहाँ पे वाटर वाला ग्लास वूल है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? मेटल का सैंपल, अलग अलग सैंपल बदलते जाएंगे। और यहाँ पे स्टैंड लगा है, डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रही है। क्यों आ रही है बताओ? क्योंकि ये मेटल सैंपल है, मेटल, और इधर पानी रखा हुआ है, तो मेटल और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? मेटल और वाटर यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। गैस कौन सी निकल रही है? यहाँ से देखो ट्यूब से आ रही है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आ रही है, उसमें आ रही है हाइड्रोजन गैस, ठीक है? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है। और पता कैसे चल रहा है हाइड्रोजन गैस है? हमने ले लिया है पानी, उसमें बबल्स बन रहे हैं, देखो बबल्स बन रहे हैं, तो हम समझ जा रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल। पहले वाले में तो क्या हुआ? आग लग गई कैटरीना और उसमें, कैटरीना ने, यानी पोटेशियम और सोडियम में। बट जब ये आता है कैल्शियम, तो इसकी भी रिएक्शन होती है, वही बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जाहिर सी बात है वही बनेगा, सिंपल। होता क्या है ना, कैल्शियम में नया क्या है कि ये तैरने लग जाता है। कैल्शियम तैरने लग जाता है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। सबकी अलग अलग बात इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था कि वो जल जाते हैं, और कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। क्या बेटा जी? फ्लोटिंग, यानी वो बिल्कुल तैरने लग जाता है, ठीक है? तैरने लग जाता है। समझ में आया? आ जाओ। तो अब हमने देखा था कि रिएक्टिविटी कम, टेम्परेचर ज्यादा। अब हमें क्या करना पड़ रहा है? मैग्नीशियम के वक्त हमें लेना पड़ता है हॉट वाटर, और बनता क्या है वही, हॉट कोल्ड नॉर्मल कोई भी हो सकता है शायद मैं 10वीं बार भी बोल रहा हूँ, हॉट कोल्ड नॉर्मल कोई भी हो। क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, है ना? और हाइड्रोजन गैस, ठीक है? समझ गए भैया, समझ गए। अब आ जाओ आगे। जब स्टीम का सहारा लेना पड़ जाए, और मैंने बताया था जब स्टीम का सहारा लेते हो बेटा, तो वहां पे मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड बनता है, जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो Al2O3, और आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो Fe3O4, ठीक है? ये क्या है? मेटल ऑक्साइड है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन गैस ऐसे अगल में निकल रही है, मतलब यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये सिर्फ ऑक्साइड है, Al2O3 Fe3O3, ठीक है? अब ये देखो, जो मेटल्स हैं उसके नीचे, यानी जो हमने रिएक्टिविटी टेबल देखी थी,
अरे यार इतना भी नीचे नहीं जाना है, ये देखो ये यहाँ पर जो इसके नीचे था, इसके नीचे, किसके नीचे? एकदम नीचे हाइड्रोजन मैंने इसलिए डाला, उसके नीचे जो पास-पास है जैसे कि ये लेड, कॉपर, सिल्वर ये सब है, ये इतने ज़्यादा कमज़ोर यानी इतने ज़्यादा कम रिएक्टिव हैं, इतने नीचे आ चुके हैं बेटा कि ये लोग रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे नॉर्मल हो, कोल्ड हो, स्टीम ले आओ, कुछ भी ले आओ, ये सब रिएक्ट ही नहीं करेंगे। मेटल सच एज़ लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड ये सारे रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, कॉपर हो, लेड हो, ठीक है? अब आ जाओ आगे। अब हमें तीसरा चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगी बेटा? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो, हमने पढ़ा था कि मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलता है। कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? एसिड बेस में, तो भाई यहाँ पर भी काम आ गया। है बहुत ही ज्यादा मेटल प्लस एसिड जैसे जिंक प्लस HCl क्या बना मेटालिक सॉल्ट ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस कोई मुझसे पूछे कि कैसे बना तो पूछो पूछो नहीं 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 पूछो 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 अरे कैमरे से निकाल के थोड़ी पीटने लग जाऊंगा पूछो कैसे बना कैसे बना कैसे बना तो सिंपल सी बात है भाई एक बार इसको लिख करके देख लो जिंक था क्या था जिंक प्लस HCl तो लिख करके देख लो जिंक प्लस HCl क्या बनेगा बेटा क्या बनेगा बेटा याद करो उसी रिएक्टिविटी सीरीज को हाइड्रोजन मैंने क्यों डाला था वहां पे इसीलिए कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन फरारी तो फिर भी हंजी हंजी यानी हाइड्रोजन था हाइड्रोजन जो था वो जिंक के नीचे था तो जिंक हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल देगा क्लोरीन के साथ दोस्ती बना लेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस कौन सी रिएक्शन हुई बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लात मार के बाहर निकाल दिया उसी तरीके से यहाँ पर भी Zn प्लस H2SO4 में भी SO4 के साथ दोस्ती कर ली हाइड्रोजन को भगा दिया ठीक है तो मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाता है बट एक ना एक एसिड है जो कि दोगलापन दिखाता है कौन सा एसिड है भाई कौन सा एसिड है तो एसिड है बेटा नाइट्रिक एसिड क्या बोलते हैं इसको तो बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और ये दोगलापन दिखाता है बट हम इसकी दोगलापन को डिटेल में समझेंगे बिकॉज वी डोंट डू पढ़ाई वी डू खुदाई वी लव खुदाई टॉपिक को डीप जाके समझेंगे क्या देखो पढ़ो ध्यान से पढ़ना जो ये लिखा हुआ है ध्यान से हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड यही दोगलापन करता है कि बाकी सारा जो एसिड समाज था चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे वो मतलब HCl हो कोई और एसिड हो सब समाज बोल रहा है हा चलो एसिड वाला समाज जस्ट इमेजिन कि मैं एसिड हूं तो मैं बोल रहा हूँ वाह 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 जैसे ही मेटल आएगा मैं तो हाइड्रोजन गैस निकाल दूंगा बट मेरे ही मेटल समाज में 36 बिरादरी में कोई एक चोर निकल जा रहा है कोई एक दोगलापन करने लग जा रहा है वो कौन है नाइट्रिक एसिड कौन है बेटा नाइट्रिक एसिड तो दोगलापन क्या कर रहा है ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल रहा है जब इसका रिएक्शन हो रहा है मेटल के साथ ठीक है बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाई क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट ऑक्सीडाइजेस द H2 जो भी हाइड्रोजन बन रहा था हाइड्रोजन गैस निकलने वाला था उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज बनता है वाटर के साथ साथ क्या बनता है कभी N2O कभी NO कभी NO2 बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 क्या बोला पहले समझते हैं क्या बोला पहले समझते हैं ये जो हाइड्रोजन गैस निकला उसको ऑक्सीडाइज कर दिया वाटर में देखो 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 तो हाइड्रोजन गैस निकला उसको ऑक्सीडाइज कर दिया वाटर 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 में कर दे रहा है कौन यही तो है ना HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड बट खुद क्या बन रहा है अलग अलग चीजें रिएक्शन करके कभी ZnNO3 ट्वाइस साथ में NO2 NO N2O N2 NH4NO3 हर बार अलग अलग चीज बनती है बट याद रखना कि जो हाइड्रोजन इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा और वो H2 को H2O में कन्वर्ट कर दे रहा है अब समझो हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी बोलते हैं है ना हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी बोलते हैं जो बहुत बड़ा गुंडा होता है क्योंकि इनसे बड़ा गुंडा बॉलीवुड में तो मैंने देखा नहीं है ना अमरीश पुरी साहब अभी अपनी आवाज से बोलते थे ना और पुष्पा कहाँ जा रही हो तो सब डर जाते थे सबकी फट जाती थी तो बस अपने HNO3 की भी फट गई यानी HNO3 के पापा कौन है ये मोगैम्बो एंड मेन यानी मोगैम्बो और उनकी गैंग बोले तो MG मोगैम्बो से MG मतलब मैग्नीशियम और MN मेन मैंगनीज बेटा ये सब याद कराने के तरीके हैं ताकि तुम भूलो ना मोगैम्बो एंड मेन मतलब MG से मैग्नीशियम MN से मैंगनीज ये दोनों ऐसे हैं जो HNO3 के भी पापा है पापा ये क्या करते हैं
ये HNO3 को भी नहीं माफ करते। कहते हैं अबे क्या बोल रहा था कि हाइड्रोजन नहीं निकालेगा? अगर मैं रिएक्शन करूँगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब कि जब Mg और Mn रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये देखो रिएक्शन भी है। यहाँ पर बन रहा है MgNO3 ट्वाइस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ पर MnNO3 ट्वाइस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। तो अगर मैं समरी देखूं तो समरी क्या है बेटा? समरी क्या है बेटा? समरी ये है कि मेटल प्लस एसिड होता है सॉल्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्शन है HNO3, यहाँ पर H2 गैस नहीं निकलती है। बट इस बात का भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि HNO3 में नहीं निकलेगा हाइड्रोजन गैस। इसका भी एक्सेप्शन ये है, बाकी लोग के साथ तो नहीं निकाल पाएगा, बट जब HNO3 मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालनी पड़ेगी। देखो एक नई चीज देखते हैं, एक नई चीज। देखो बचपन में हम सबको मन होता है मिक्सचर बनाने का। भाई ये मिक्स कर दो, वो मिक्स कर दो, सब लोग अपने-अपने लेवल से एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं बेटा। सब लोग बेटा अपने-अपने लेवल से एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। मैं जब बचपन में था, तो मुझे भी बहुत मन करता था एक्सपेरिमेंटेशन का। जो मन करता था ये मिला दूँ, वो मिला दूँ, मैं तो सिंपल करता था। स्प्राइट लो, स्प्राइट में कोका कोला मिला दो, कोका कोला में स्प्राइट मिला दो, मिक्स करके पीता था। कभी ऑरेंज जूस में कोई और जूस मिला दिया। मिक्स करते हैं ना? ऐसे ही एक मिक्सचर है, जो बड़ा फेमस है, जो बड़ा फेमस है। तूने भी कभी तो कुछ मिक्स किया होगा यार। अरे कुछ तो मिक्स किया होगा। कभी ऑरेंज जूस में कुछ, कभी स्प्राइट में कुछ। हम लोग तो स्कूल में ही करते थे। कभी ऑरेंज जूस में स्प्राइट मिला दी, स्प्राइट में कुछ और मिला दिया, कुछ कर दिया। एक बच्चा हमारे क्लास का इतना हरामी था, इतना शरारती था, उसने पता क्या किया था? उसने कुछ और ही गलत चीज़ मिक्स कर दी जो बता नहीं पाऊँगा। उसको एक बच्चे ने दिया था वाटर बॉटल कि भाई भर के ले आ मेरा वाटर बॉटल। वो वाटर बॉटल लेके गया, वाटर भी भरा बट कुछ और भी मिक्स कर दिया जो उसको नहीं मिक्स करना चाहिए था। इतना भी मिक्सचर मत बनाना बेटा। मिक्सचर पे फोकस कर लेना बेटा। क्या है ये? क्या है ये? HCl और HNO3 को जब 3:1 रेशियो में लो, यानी इसको 3 गुना लो और इसको 1 ही लो। जैसे कि अगर हम इसको 300 ml लें और इसको 100 ml लें, तो क्या बन जाएगा? एक्वा रेजिया। ये क्या होता है? ये एक हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है बेटा, फ्यूमिंग लिक्विड, जो कि बहुत तगड़ा रिएजेंट है। इतना खतरनाक है कि ये क्या करता है? गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। मैंने बताया था गोल्ड प्लैटिनम रिएक्ट किसी से नहीं करते, बताया था ना। गोल्ड और प्लैटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही नीचे वाले लेवल के हैं, उनका रिएक्टिविटी नहीं होता ना, बहुत कम रिएक्टिव है। बट अगर इन दोनों एसिड को मिलाओ तो एक कुछ खतरनाक चीज बनती है जिसका नाम है एक्वारेजिया। क्या? HCl को HNO3 को 3:1 रेशियो में मिला दोगे बेटा, तो वो बन जाएगा जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर ले जाएगा। अब हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सब यहाँ पे समराइज्ड है तीनों का। पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्शन विद वाटर और तीसरा रिएक्शन विद एसिड। ये समरी तुम यहाँ पर देख सकते हो। अब हम चलेंगे आगे। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब बताओ, फिर हम चौथी रिएक्शन पढ़ेंगे। टी, व्हाट इज एक्वा रेजिया, रेजिया इफ यू हैव these। तुम्हारे पास ये चार चीजें हैं, इसमें से बताना है कि क्या एक्वा रेजिया है, ठीक है? तुम्हारे पास बेटा मैं चार चीजें दूंगा, इसमें से बताना है। नंबर वन, HCl और HNO3 1:3 में, और नंबर टू HCl और HNO3 2:3 में, और नंबर सी HNO3 और HCl 1:3 में, या फिर नंबर डी HNO3 और HCl 3:1 में। चलो अब इसमें से क्या असली वाला एक्वा रेजिया है, मुझे कमेंट में बताओ। सोच करके 10 सेकंड का मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रेक दे रहा हूं। मैं फटाफट से पानी पी के आता हूं।
जल्दी बताओ, बताओ, बताओ। बता पाए या नहीं यार? ईज़ी सा था, ईज़ी सा था। ClHNO3 क्या होगा सही ऑप्शन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बेटा जी, बेटा जी, जब आप इधर देख चुके थे कि HCl और HNO3 3:1 में मिलाना होता है ना? HCl और HNO3 3:1 मिलाना होता है। तो क्या हम इसी का उल्टा लिख सकते हैं बेटा? इसी का उल्टा कि HNO3 और HCl 1:3 में मिला दो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही है सही जवाब। ठीक है? ठीक है? आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या है? अगला रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4 4 4 नंबर 4 क्या था? कि अगर जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करे, अलग-अलग सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो क्या होगा? तो बेटा एक सिंपल सी रिएक्शन होगी जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे कि भाई मेटल जो था वो हाइड्रोजन गैस को बिल्कुल लात मार के भगा देता था। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ देखो बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी, क्योंकि जब हमारा लेक्चर देखोगे ना तो आई विल से नो मोर एनसीईआरटी, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी हम कवर कर लेते हैं। देखो क्या है इस एक्टिविटी में, कॉपर सल्फेट लिया गया है और ऊपर आयरन है। कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4, ठीक है। और इधर क्या लिया गया है, यहाँ FeSO4 लिया गया है और ऊपर कॉपर डाला गया है। इसके ऊपर कॉपर डाला गया है और इसको ऊपर बेटा आयरन डाला गया है। अब बताओ रिएक्शन किसमें होगी? सिंपल सा सवाल, रिएक्शन किसमें होगी? भैया भैया रिएक्शन तो तब होगी ना जब जो चीज डाली गई है ऊपर वो इससे 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 ज्यादा रिएक्टिव हो। वही मंत्र याद कर लो। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, 4 जेन फरारी। तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली? फरारी ऊपर है कॉपर के, यानी फरारी ऊपर है कॉपर के, मतलब कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस वाले में तो डिस्प्लेस कर देगा, बट इस वाले में डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव बेटा नहीं है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। चलो अब आ जाओ इस पे कि अलग-अलग जगह पर किस तरह की रिएक्शंस होती है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इससे बेहतरीन चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती। ध्यान से देखो, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्या है? ज़िंक जब रिएक्ट करता है Zn+CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu बनता है, जो हमने देखा। क्या होता है? ब्लू सॉल्यूशन चेंज हो जाता है कलरलेस में। पहले ये ब्लू रहेगा CuSO4, बट ZnSO4 कलरलेस होता है और रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, नहीं जैसे रस्ट लग गया हो, जब सड़ जाता है आयरन तो ब्राउन हो जाता है, तो वैसा ये भी रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है? अब इधर आयरन आयरन जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ब्लू सॉल्यूशन फेड्स अवे, यहाँ पर भी। फिर FeSO4 के साथ जब एल्यूमीनियम रिएक्ट करता है तो ग्रीन सॉल्यूशन टर्न हो जाता है कलरलेस में। ये सारे कलर चेंजेस है इंपॉर्टेंट, मतलब तो FeSO4 होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। एल्यूमीनियम जो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? Al2SO4 3 बन जाता है, एल्यूमीनियम सल्फेट, ये अलग होगा, तो बन जाएगा कलरलेस, ग्रीन से कलरलेस। फिर Pb+Cl2 क्या होगा? PbCl2 प्लस कॉपर, यहाँ पर भी कलरलेस हो जाएगा। और Cu प्लस HgCl2, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूशन चेंजेस कलर, शाइनी मरकरी इज डिपोजिटेड एज सिल्वरी लिक्विड। तो मरकरी पहले शाइनी शाइनी था, अब ये सिल्वरी लिक्विड जैसा डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों दुश्मन थे, ये जो दोनों दुश्मन थे, ये आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? बोल 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 बोल। ये मेटल नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल, जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल। कैसे रिएक्ट करेंगे? कैसे रिएक्ट करेंगे? कौन बताएगा? जल्दी बता दो, जल्दी। बता लोगे? आ जाओ देखते हैं। एक बार आ जाओ देखते हैं। हमने क्लास 9 में कुछ पढ़ा था। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं तुम्हें क्लास 9th का याद दिलाऊँगा, फिर 10th में लाऊँगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। ये तो तूने 9th में पढ़ा ही था। अब जो गधे मूर्ख बालक क्लास 9th में चैटिंग कर रहे थे कि आज रिया कब आएगी? आज रिया आई नहीं। आज रिया किस पीरियड में मेरे साथ बैठेगी? वो चैटिंग वालों को तो पता नहीं होगा 9th में क्या पढ़ा था, है ना बेटा? तो सुधर जाओ। आ जाओ एक बार बता देता हूँ कि क्या पढ़ा था। देखो, तुमने पढ़ा था कि बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके आजू-बाजू ऐसे शेल्स जाती हैं। पहले K शेल, फिर L, फिर M, फिर N, ठीक है? सारी शेल्स होती हैं। इतना तो हमें पता ही है बेसिक। इन्हीं सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं। मतलब आउटर कितने सारे इलेक्ट्रॉन सेल में भरे हुए हैं वो हमें देखना है। जैसे मान लो हाइड्रोजन ले लेते हैं। पहला हीलियम ले लेते हैं, सॉरी हीलियम He, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है।
तो के में ही आ जाएगा 2, क्योंकि के में 2 आता है, इसमें 8 आता है और इसमें 8 आता है ना? याद है? 2 8 8 और इधर आखिरी में एन में कितना आता है? कमेंट में बताओ, एन में कितना आता है? जल्दी बताओ, 9th में पढ़ा था तुमने, प्लीज यार, इतना तो बता सकते हो। अब आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। फिर नियॉन 10 है 2 8, फिर आर्गन 18 है 2 8 8। अब देखो आखिरी वाला, देखो आखिरी वाला, इसके आखिरी में 2, इसके में 8, इसके में 8, और जब अगर आखिरी में 2 या तो 8 आ जाए तो समझ जाना वो क्या है बेटा, वो है नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है? बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती है, इसलिए आखिरी में 2 या 8 है, ठीक है? आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 और 8 आ जाए तो मतलब समझ जाओ कि वो कैसा है बेटा, वो नोबल गैस है। बट अगर आखिरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 रहे तो वो होता है मेटल, वो होता है मेटल। जैसे सोडियम देखो 1, फिर 2 3, 1 2, आखिरी वाला जब देखोगे तो लेस देन 4 रहेगा, इसलिए मेटल। और जब ग्रेटर देन 4 हो जाए तो वो नॉन मेटल। जैसे नाइट्रोजन 7 है, 2 और 5 6 7 5 6 7, ये सारे के सारे नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहचान लोगे क्या? इससे पहचान लोगे क्या? हाँ भैया पहचान लेंगे। आखिर में हम देखेंगे अगर 2 या फिर 8 है तो नोबल गैस, अगर 4 से कम है तो मेटल, और 4 से ज्यादा है तो नॉन। चलो, इतना तो तुमने बेसिक समझ लिया। इतना बेसिक समझ लिया? हाँ भैया समझ लिया। अब क्या मैं तुम्हें एक और चीज समझाऊं? अब क्या मैं तुम्हें एक और चीज समझा दूं क्या? जल्दी से बता दो ना, जल्दी से बता दो ना, जल्दी से बता दो ना। कि भैया हमें पता है NaCl एक सॉल्ट है। क्या है बेटा? एक सॉल्ट है। लेकिन ये सॉल्ट कैसे बना? कैसे बना? कैसे बना? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो Na है, ये क्या है? ये एक मेटल है। सोडियम और क्लोरीन है, ये एक नॉन मेटल है। मतलब क्या भैया, मेटल नॉन मेटल मिल करके सॉल्ट बनाते हैं? हाँ जी। कैसे? कैसे कैसे? जो सोडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, आखिरी में 1 है, मतलब हाँ भाई लेस देन 4 है तो मेटल है। और जो क्लोरीन है बेटा, उसका क्या है? 2,8,7, आखिरी में 7 है, मतलब ये नॉन मेटल है भैया। होता क्या है ना, जब भी तुम अनस्टेबल हो, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, नौकरी नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ है, तो घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है ना, स्टेबल बनना पड़ता है जिंदगी में। तो ये दोनों ही अनस्टेबल है। वाई? क्योंकि आखिरी में 1 या 7 है। स्टेबल बनने के लिए बेटा, बेटा स्टेबल बनने के लिए आखिरी में यानी वैलेंस, वैलेंट शेल, आखिरी शेल वैलेंट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? या तो 2 हो जाए या तो 8 हो जाए, जैसा कि नोबल गैसेस में था। क्या इनमें 8 हो सकता है? जल्दी बोलो। क्या इसमें 8 हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है। जो स्मार्ट बच्चे हो समझ गए, हो सकता है। कैसे? सोडियम क्या करे, अपना जो आखिरी वाला 1 है वो क्लोरीन को दे दे। देखो ये आखिरी वाला 1 सोडियम अगर क्लोरीन को देगा तो ये 1 इधर आएगा और ये क्या बन जाएगा? 7 से ये बन जाएगा 8, और इसका ये तो 1 हट गया, इसका ये तो 1 हट गया। ये क्या है? इसका आखिरी ये बन जाएगा, इसका आखिरी ये बन गया, यानी सोडियम के आखिर में भी 8 हो गया और क्लोरीन के आखिर में भी 8 हो गया। इसी तरह से बनता है बेटा एक सॉल्ट, जिसका रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिया गया है। ठीक है? एक सॉल्ट इसी तरीके से बनता है। मतलब हुआ क्या कि सोडियम ने एक ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को और फिर जाकर के बना NaCl। कैसे बना? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसकी, देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन देखना इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो आ जाओ देखो। सोडियम के आजू बाजू कितने हैं आखिर में? जल्दी बोलो आखिर में कितने हैं? अभी देखा ना, आखिर में कितने हैं सोडियम के? 8। ओरिजिनली आखिरी में 1 था ना, 1। ओरिजिनली आखिरी में कितना था? 1। तो सोडियम के पास एक ऐसा बना दो क्रॉस, 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास कितना था आखिरी में? देखो क्लोरीन के पास 7 था, जो ओरिजिनली था, अभी तो ये बन गया, ओरिजिनली क्या था? 7 था, तो वहां पर 7 ड्रॉ कर दो। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएगा, देखो। तो क्लोरीन बनाओ और उसके आजू बाजू 7 ड्रॉ कर दो। कैसे? क्रॉस यहाँ पे यूज कर लिया, तो यहाँ पे डॉट यूज कर लो। 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ठीक है? 7 बन गए? हाँ भैया 7 बन गए। मतलब एलिमेंट बनाओ और उसके वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इधर 1 है तो 1, इधर 7 है तो 7। करना क्या है? सबको पता है ट्रांसफर हुआ है, तो ट्रांसफर ऐसे करके दिखा दो। ठीक है? ऐसे करके दिखा दो कि एक ट्रांसफर हो रहा है। और क्या बन जाएगा फिर? NaCl बन जाएगा। अब इसको कैसे दिखाओगे? तो कैसे दिखाओगे?
इसको दिखाने के लिए Na पर कौन सा चार्ज आएगा वो लिख दो, Cl पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा वो लिख दो। कैसे लिखोगे आओ बताता हूँ। देखो, कैसे लिखोगे? इसको अगर हम हटाएँ, तुम कैसे लिखोगे? Na के बाजू में लिख दोगे प्लस, क्योंकि यहाँ +1 चार्ज है, और Cl पे लिखोगे एक माइनस, ठीक है? NaCl माइनस, NaCl माइनस। कैसे, कैसे, कैसे? कैसे, कैसे, कैसे? कैसे? क्योंकि Cl में क्रॉस, 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 क्रॉस एक डॉट आया, Na पे प्लस आया। अभी मैं बता रहा हूँ कि प्लस माइनस क्यों लिखना है? क्योंकि जो देता है, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, जो देता है वो मेटल होता है, जो मेटल होता है वो देता है, तो वो पॉजिटिव होता है। और जो कुछ ले रहा है, एक नेगेटिव चीज़ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब नेगेटिव चीज़ लेना, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। बस अब जैसे क्रॉस और डॉट था वैसा बना दो। जैसे क्रॉस और डॉट था वैसा ही क्लोरीन के आजू-बाजू बना दो। ये तो हम सीख गए कि चार्ज कैसे लिखना है। इसके आजू-बाजू बनाना कैसे है देखो। Na Na पर क्या है बस एक प्लस चार्ज है, क्योंकि इसके पास तो एक ही था वो भी चला गया। इसके पास तो एक ही था वो भी चला गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं बनाएंगे प्लस। Cl के आजू-बाजू क्या करो 1 2 3 4 5 6 7 ये था, और एक जो इधर से आया था स्टार, थोड़ा अलग डिजाइन बना दिया। क्या किया Na पे प्लस चार्ज ऑलरेडी है। इस पूरे के पूरे Cl पे एक माइनस चार्ज दे दो। तो ये क्या बन गया NaCl। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने होंगे बेटा जी। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। अब जैसे मान लो MgCl2 है। क्या है बेटा? MgCl2 है। क्या इसका स्ट्रक्चर बना लोगे? हाँ। भैया मैग्नीशियम में आखिरी में कितने होते हैं? 2। मैं बता दे रहा हूँ अभी 2। जैसे सोडियम में आखिरी में 1 था तो हमने 1 बनाया था। यहाँ 2 है तो 2 बना दो। और MgCl2 है। क्या है? फॉर्मूला क्या है बेटा? MgCl2 है। MgCl2 बोले तो MgCl2 बोले तो 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन बनाओ। 2 क्लोरीन बनाओ, और हर क्लोरीन में 7 होता है बाहर, पता है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना? 7 होता है। अब होगा क्या? एक इस वाले पे पहुंच जाएगा, एक इस वाले पे, ठीक है? एक इस वाले पे पहुंचा और एक इस वाले पे पहुंचा। तो क्या किया Mg ने, मैग्नीशियम ने? तो बाहर 2 थे, एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो क्या हो गया? दोनों पे 7 जो था वो 8-8 हो गया, और ये भी अपना स्टेबल हो गया, ठीक है? इस तरीके से इसका बन जाएगा। मतलब कैसे? Mg पर कुछ भी नहीं बचा, तो प्लस चार्ज। लेकिन क्या एक ही प्लस बनाएंगे? नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि देखो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो एक ही प्लस बनाया था। मैग्नीशियम 2 दे रहा है ना, तो जितना दे रहा है इलेक्ट्रॉन उतने प्लस चार्ज उसके ऊपर आते जाएंगे। तो यहाँ पर +2 लिख दोगे, ठीक है? और जो क्लोरीन था, एक ही क्लोरीन बनाओ, चाहे 2 हो 3 हो, बनाओ यहाँ पर एक ही, एक बनाओ और उसपे बना दो ऐसे 1 2, तो 7 हमें डिजाइन बनाने थे। 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो इधर से आया था वो था स्टार। लेकिन लेकिन बेटा, लेकिन हमने क्या देखा था कि ये क्लोरीन 2 होता है। तो एक तो पहले इस पर माइनस चार्ज लग गया, और ये यहाँ पे 2 लगा दो। इससे क्या साबित हुआ कि क्लोरीन 2 है, माइनस चार्ज तो है ही और 2 है। हर क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है, ठीक है? तो क्लोरीन का माइनस चार्ज यहीं पे अंदर दिखाओ कि हर क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है, और टोटल 2 क्लोरीन है, 1 मैग्नीशियम है, MgCl2। इस तरह का हमें स्ट्रक्चर बनाने को आ जाएगा। देखो, क्लोरीन का यहाँ पे ये अंदर है, Cl2 के लिए 2 यहाँ पर बाहर लगा है, ठीक है? Mg2+Cl। चलो, अब आगे आओ, आगे आओ। तो आगे तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी तक जो हमने बनाना सीखा, क्या उसके हिसाब से ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? यस या फिर नो कमेंट में लिख दो। किसका? Na2O का। क्या ये Na2O का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? फटाफट से बताओ। और ये रहा एक सवाल, ये है MgO2 पर। O2? अरे MgO होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड पर। मैग्नीशियम ऑक्साइड के हिसाब से बताओ, इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? बोला था ना कि स्ट्रक्चर पर बेस आएगा, तो बस आ गया। बताओ कौन सा सही है? MgO में एक ही मैग्नीशियम है, एक ही ऑक्सीजन है। हमें यह भी पता है कि मैग्नीशियम में बाहर 2 होते हैं, आउटर मोस्ट में मैग्नीशियम में 2 ही होते हैं। और इस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? हाँ, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8 नंबर का आया 2,6, यानी इसके बाहर 6 होते हैं, ठीक है? इसके बाहर 2, इसके बाहर 6। समझो, समझो ध्यान से। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो जहाँ-जहाँ पे 2 लिखा है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ही नहीं है भाई। MgO एक ही ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद यहाँ पर Mg में 2 लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ना ही मैग्नीशियम 2 है, ना ही ऑक्सीजन 2 है। ये 2 क्या सिग्निफाई करता है कि वो चीज डबल है। यहाँ पर तो सिंगल है MgO। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से देखो, इन दोनों ऑप्शन में से देखो। अब इन दोनों ऑप्शन में से गेस करना बहुत ईजी है बेटा।
इन दोनों ऑप्शन में गेस करना बहुत ईज़ी है। क्यों? मैग्नीशियम ने क्या किया? मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 को ट्रांसफर कर दिया उधर। कितने को? 2 को। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आता है? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, 2 किया तो 2 चार्ज आएगा, +2 और +2 हमें यहीं पर दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है। जी हाँ, सही हो गया, सही जवाब 7 करोड़, 7 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में। अच्छा तुम्हें बता दूं कि कई सारे बच्चे पूछते हैं भैया सही तरीके से रिवीजन कैसे करें? बार-बार हम भूल जाते हैं। तो मैंने कितनी बार बताया कि मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ बनाई है। ये 99 पेजेस ई बेटा इसमें 99 पेजेस में तुम्हारा पूरा 10th का सिलेबस है पूरा। तो जो 99 पेज में पूरा विथ कलरफुल इलस्ट्रेशन सब कुछ इसमें नोटेड है, सारी ट्रिक्स जितनी ट्रिक्स मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सब इसमें नोटेड है। ये जा करके कहाँ से लेनी है? पढ़ ले अक्षय ऐप से 99 पेजेस ई बुक मिल जाएंगी। पढ़ ले अक्षय ऐप पर भी, पढ़ ले अक्षय.com पर भी। देख ले भाई पीछे लिखा हुआ है स्पेलिंग, ये देख ले। पढ़ ले अक्षय.com से जाके ले लेना, ठीक है? कहाँ पर? फ्री में नहीं, पेड है ये, ठीक है बेटा? हर चीज़ तो मैं फ्री दे रहा हूँ, ये पेड है। इस पे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा भले, डिस्काउंट का मैं कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलो, हो गया, हो गया, समझ में आ गया कि अगर रिवीजन करना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाते हुए, बल्कि इस 99 पेज ई-बुक की मदद से रिवीजन कर लेना है। और हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, व्हिच इज़ आयोनिक बॉन्ड। अगला टॉपिक क्या है बेटा? जल्दी बोलो। आयोनिक बॉन्ड। देखो, हमें इतना पता है कि एक कैटायन होता है जो पॉजिटिव होता है, एक एनायन होता है जो नेगेटिव होता है। दोनों मिलकर अगर कैटायन और एनायन मिलकर बॉन्ड बनाए, देखो आयनिक मतलब आयंस अगर मिलकर के कोई बॉन्ड बनाए तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल कनेक्शन वेयर वन एटम लूजेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनदर गेन्स देम, फॉर्मिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है? आ जाओ आगे। अब ये सारे एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड के, जैसे NaCl। NaCl कैसे बना? अभी मैंने देखा था, सोडियम लूज करता है एक, तो इसलिए NaCl बनता है। और जो लूज करता है वो पॉजिटिव बन गया कैटायन, जो गेन किया वो नेगेटिव बन गया एनायन। सोडियम क्लोराइड, फिर MgSO4, NaSCO3, NaOCl, NaOH, ये सब आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बहुत अलग-अलग है। कैसे? देखो, हमने अभी तक समझा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है भैया, जैसे NaCl है सिंपल सा एग्जांपल, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक था, आउटर मोस्ट में एक था और इसको एक चाहिए था। ये तो हो गया ना बार्टर सिस्टम। पहले जब नोट नहीं बनी थी, करेंसी नहीं थी, क्या होता था? मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास आईफोन है, तो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा बहुत सारी क्वांटिटी में, तुम मुझे आईफोन दोगे। जितना गेहूं तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें गेहूं दे दूंगा, तुम मुझे आईफोन दे दोगे। ये होता था बार्टर सिस्टम पहले के जमाने में। बट अब ये भी एक बार्टर सिस्टम का एग्जांपल है। एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और इसके आउटर मोस्ट में एक ही पड़ा हुआ है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया। अगर मान लो कार्बन का एग्जांपल ले लो, जिसके आउटर मोस्ट में बेटा 4 होते हैं, 1 2 3 4। अब ये क्या करे? ये क्या करे? कैसे करे? ये क्या करेगा? ये चारों को ट्रांसफर नहीं करेगा, इंस्टेड बोलेगा मेरे आजू-बाजू हाइड्रोजन ले आओ। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक ये, एक और हाइड्रोजन इसका एक ये, एक और हाइड्रोजन इसका एक, एक और हाइड्रोजन इसका एक। क्यों? हाइड्रोजन के आउटर में एक होता है और इसके पास एक है। अब करेंगे क्या? ना कार्बन इसको देगा, ना हाइड्रोजन इसको देगा। ये लोग सिंपली आस-पास आ जाएंगे और पास आने के बाद ये देखो शेयरिंग करने लग जाएंगे। जैसे ही पास-पास आए, जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है, जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है, जैसे एयर ड्रॉप कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, वैसे ही कनेक्ट हो गया। मतलब फीलिंग आ गई है कि हाँ मेरे पास 2 है। मैंने बताया था सबको या तो 2 करना है या तो 8 करना है, 8 आउटर मोस्ट में। तो कार्बन का देखो फीलिंग आ गई ना इसको कि 2 2 2 2। तो कार्बन को फीलिंग आई कि हाँ भाई मेरे पास 8 हो गए और हाइड्रोजन को फीलिंग आई मेरे पास 2 हो गए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को 2 करना होता है। तो हाइड्रोजन नहीं, एक ये हो गया। इसका हाइड्रोजन का भी काम चल गया। देखो इसका भी काम चल गया, इसका भी, इसका भी। तो ऐसे काम चलाने वाले प्रोसेस को जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते हैं, बस शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग। बस पास-पास खड़े होते हैं और शेयरिंग करते हैं, है ना? उसको बोलते हैं बेटा कोवैलेंट। तो ये कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस कभी-कभार आ जाते हैं। तो डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि मैं अगर तुम्हें जल्दी-जल्दी से बताऊँ तो वो क्या है? यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? वही दिखाया। कोवैलेंट में शेयरिंग होती है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है आयनिक में। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे, जैसे वो क्रॉस और डॉट था, कोई लेगा नहीं, है ना? म्यूचुअली एक दूसरे से काम चलाएंगे बस। फिर ये सॉलिड होता है हमेशा, ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका लो होता है। ये सॉल्यूबल होता है वाटर में। कौन? आयोनिक वाला वाटर में मिल जाता है, घुल जाता है। एग्जाम्पल देख लो ना यार, रटना नहीं है, रटना नहीं है। एग्जाम्पल क्या था? NaCl, NaCl सॉल्ट, नमक। नमक पानी में डालो, मिलाओ, 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 घुल जाएगा, सिंपल। बट ये लो
कोवैलेंट है, ये इनसॉल्युबल होता है, ये जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है? फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट ये नहीं कर पाता है। एग्जांपल NaCl, MgCl2, MgO बहुत सारे हैं और इसमें एग्जांपल मीथेन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है? समझ गए? सिंपल। अब आ जाओ आगे फटाफट से, तो हम देखेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स कि भैया ये दुनिया में, ये पृथ्वी में मेटल्स तो बहुत सारे हैं, ये होते कैसे हैं, क्या हैं, सब समझेंगे। रेडी हो क्या? तो मैं पानी लेके ही आ गया हूँ। रेडी हो क्या? हाँ भैया रेडी है। अरे भाई, अब तक हमने जितना पढ़ा बहुत इजी था, एकदम बेबी स्टेप्स के साथ मैंने तुम्हें प्यार से पढ़ाया, तो उसी तरह से ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स देख लो। देखो, एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। मिनरल क्या है? ये पूरी बड़ी सी चीज है मिनरल। मतलब अगर एक बड़ा सा सर्कल है, तो छोटू सा ये सर्कल है, छोटू सा, मतलब बड़ा सा कूड़ा कचरा पड़ा है, कूड़े कचरे में कुछ काम की चीज मिल जाए तो वो है ओर्स, ठीक है? वो है ओर्स। मिनरल्स नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं अपने नेटिव फॉर्म में, ठीक है? अर्थ क्रस्ट ऑफन नेटिव फॉर्म्स ऑफ मेटल सच एज मरकरी। अब मिनरल्स ऐसे हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बट उन मिनरल्स में कुछ कुछ ही है, कुछ कुछ ही हैं जो ओर्स कहलाते हैं। कौन से वाले? दो मिनरल डिपॉजिट्स तो होते हैं, ठीक है, बट ऐसे होते हैं जिनमें से इकोनॉमिकली मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। जैसे एग्जांपल है सिनाबार। सिनाबार एक क्या है? ओर है, ओर है, जिसको कुछ प्रोसेस करेंगे तो उसमें से मेटल निकल आएगा, मेटल निकल आएगा। आ जाओ देखते हैं कैसे, आ जाओ देखते हैं कैसे। प्रोसेस है पूरा का पूरा हमें समझना है, प्रोसेस हमें पूरा का पूरा समझना है। क्या ये क्लियर है यार? क्या ये तुम्हें क्लियरली दिख रहा है? हाँ, आई गेस दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? चलो, तो देखो, मेटल्स को हमें अगर निकालना है तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा? ये देखो, मिनरल्स में से, ढेर सारे मिनरल्स में से हमें ढूंढना पड़ेगा ओर। इसी ओर में से मेटल्स निकलेंगे। तो अब ओर में से मेटल्स निकालने के लिए हमें पता करना होगा कि जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव है, मीडियम है या लो है। ये हाई, ये मीडियम, ये लो। तो हाई वाले के लिए क्या करते हैं? बस इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मिल जाएगा मेटल, बहुत सिंपल। यानी हाई वाले के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। फिर लो वाले के लिए क्या करते हैं? एक लाइन बोलते हैं, सारी रात मेरी रात, सारी रात मेरी रात, मतलब सारी ऐसे सल्फाइड और रहेगा वो, जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उसका और कैसा होता है? सल्फाइड और, जिसकी रोस्टिंग करेंगे, है ना? चिकन, रोस्टेड चिकन खाते हो? अभी रुक जाओ, नवरात्रि है। तो रोस्टिंग करते हैं, इसके बाद क्या मिलता है? मेटल। फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं तो फायर मिल जाता है। निमोनिक क्या है? सारी रात मेरा। बट जो मीडियम वाले हैं, जो ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, ये बड़ी कंफ्यूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो देखो डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, यहाँ पर सल्फाइड और था इसलिए रोस्टिंग कर दी। बट यहाँ पर क्या होता है बेटा? कभी ये कार्बोनेट और मिलता है और कभी ये सल्फाइड और मिलता है। कार्बोनेट और को बेटा बोलते हैं क्या? 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 कैल्सिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। वहीं सल्फाइड और को, जैसे यहाँ पे रोस्टिंग कर रहे थे, रोस्टिंग करवाते हैं। पहले डिसाइड करेंगे, कार्बोनेट है तो कौन सा प्रोसेस करेंगे? कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। और सल्फाइड है तो रोस्टिंग। फिर ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर रिडक्शन करेंगे, प्योरिफिकेशन, और मिल गया। देखने में तो बेटा ये बहुत लंबा लगता है। जब मैं क्लास 10th में था ना, मैं बस इसी वाले पेज से डरता था, जिस पेज पे बना था कि मैं रटूंगा कैसे। बट आज मैं तुम्हें रटवाऊंगा नहीं, तुम्हें मैं फील करवा दूंगा। फील करो, फील करो, फील, फील करो, फील करो कि एक और तुम्हें मिल गया है ना। मान लो ये तुम्हें मिल गया, ये और है, ये और है। इसमें से सिर्फ यही मेटल है, बस इतना सा पार्ट में से, सिर्फ ये इतना सा पार्ट जो निकला, बस यही मेटल है। तो कैसे निकालोगे? प्रोसेस होगा पूरा, उसके बाद आखिरी में प्योरिफिकेशन के बाद ये आखिरी में मेटल निकलेगा। तो उसको निकालने का ही प्रोसेस है ये। पहले हमें और मिल गया, फिर उसके बाद उसकी रोस्टिंग करो तो कैल्सिनेशन करो, कार्बोनेटेड हो तो कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड हो तो रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद क्या मिल जाता है? मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। ऑक्साइड के बाद सिंपल, ऑक्साइड से प्योर मेटल निकाल लो रिडक्शन करके, और फिर प्योरिफिकेशन करोगे तो मेटल तुम्हें हाथ में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर मैं लाइन भी लेकर के लाया हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है बेटा? कि जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर ये सब होते हैं, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब इनको एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ता। क्योंकि क्या बताया था मैंने कि ये सब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव मतलब कि जब किसी रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ बनाएंगे ही नहीं कंपाउंड, तो इनको निकालना नहीं पड़ेगा। ये ओरिजिनल जैसे हैं वैसे ही मिल जाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। किसमें? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर। और कभी कभार जो कॉपर और सिल्वर है ये कंबाइंड फॉर्म में मिल भी जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में हर बार कौन मिलता है? इन चारों में से हर बार ओरिजिनल फॉर्म में कौन मिलता है बेटा? ये दोनों, Pg,
प्लैटिनम और गोल्ड, ठीक है? प्लैटिनम और गोल्ड। चल, आगे आओ। अभी हमने देख लिया सल्फाइड और का रोस्टिंग होगा, कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन होगा, बट ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है क्या? ये तो समझो। ये है डेफिनेशन, ये है डिफरेंस पूरा का पूरा। एग्जाम में आ जाए लिख देना, एक नंबर नहीं कटेगा। बोला था ना अगर अक्षय भैया आते हैं तो ऐसा कुछ लाते हैं, एक नंबर तुम्हारा ना कटे। कैसे? कैसे बेटा? कैसे बेटा? जल्दी बताओ। डेफिनिशन, हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है? एयर का एब्सेंस हो या बहुत ही कम एयर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है? रोस्टिंग यहाँ पर बढ़िया, रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन दिए रहो। अरे भाई तुमने देखा ही होगा, याद कैसे करना है? विजुअल मेमोरी याद करो। तुमने देखा होगा खुले हवा में रोस्टिंग होती है। चिकन की रोस्टिंग खुले हवा में होती है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें क्या कार्बोनेट और क्या काम आता है और CO2 निकलता है। इसमें सल्फाइड और होता है इसलिए SO2 निकलता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड SO2, ये चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर लिमिटेड और नो एयर, यहाँ पर एयर चाहिए होता है, जाहिर सी बात। ये नीचे एग्जाम्पल लिखा है, ये दोनों में ही बनता क्या है? ऑक्साइड बनता है, ठीक है? समझ गए? दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। मेन डिफरेंस क्या था कि एक जगह पर एयर यानी ऑक्सीजन होता है और एक जगह पे ऑक्सीजन नहीं होता। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, देखो ये रोस्टिंग, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है? एयर, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये खुले एयर में होता है। रोस्टिंग चिकन की खुले एयर में, ऐसे याद कर लो। ये खुले एयर में होता है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिखेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट मिलेगा क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है। कौन? कैल्सिनेशन। और इसमें हमेशा सल्फाइड होता है जैसे ZnS, और इसमें हमेशा कार्बोरेट हो जैसे ZnCO3। बनता क्या है? इसमें ZnO, यहाँ भी ZnO, पर अंतर क्या है? गैसेस का। यहाँ पर SO2, यहाँ पर CO2, ठीक है? चलो आगे आ जाओ और अब हम शुरू करते हैं कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा। चलो एक एक करके सारा देखेंगे। सबसे पहले मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी, सबसे कम रिएक्टिविटी जिनकी। एग्जांपल के लिए पहले हमने क्या लिया? Hg। Hg यानी क्या होता है? जल्दी बोलो। मरकरी, ठीक है? हमने लिया Hg मरकरी। क्या करेंगे? पहला स्टेप है क्या? है पहला स्टेप? पहला स्टेप है को बर्न करो, एक तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ। तो HGS प्लस O2 हीट किया गया, क्या बना? HgO और SO2। अब HgO मिल गया मतलब, HgO मिल गया मतलब बेटा, बोलो बोलो बोलो, HgO मिल गया मतलब बेटा। अरे भैया HgO मिल गया मतलब मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब बस का रिडक्शन करना है। पहले स्टेप में क्या किया? ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। क्यों? ऑक्सीजन के साथ बर्न करने को ही तो बोलते थे भैया रोस्टिंग, खुले एयर में चिकन की रोस्टिंग। और यहाँ पे रोस्टिंग क्यों करा? क्योंकि एस लगा है, सल्फाइड और है। सल्फाइड रहेगा तो हमेशा रोस्टिंग ही होगी। और लो रिएक्टिविटी में सारे ही सल्फाइड होते हैं, जैसे HgS, CuS, कॉपर सल्फाइड। तो सल्फाइड वाले में क्या होता है बेटा? रोस्टिंग ही पहला स्टेप है। तो इसकी रोस्टिंग कर दिया, ऑक्सीजन में हीट कर दिया, HgO मिल गया। HgO को सेकेंड स्टेप, HgO को क्या करते हैं? फिर से हीट करते हैं तो हमें ये लिक्विड मरकरी मिल जाती है, अपना प्योर मेटल, और ऑक्सीजन निकल जाता है, तो हमें प्योर मेटल मिल गया। दूसरा क्या है? दूसरा देखो, पहला स्टेप कॉपर में क्या करेंगे? कॉपर सल्फाइड है, तो सल्फाइड जैसे ही हमें दिखे, अरे जैसे ही सल्फाइड दिखे चिकन वाली रोस्टिंग कर दो। और रोस्टिंग बोले तो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो, बन जाएगा CuO और SO2 गैस निकल जाएगी। अब इसी CuO को उठाओ, इसी CuO को एक बार फिर से सेकंड स्टेप में क्या करोगे? इसी CuO को, कॉपर ऑक्साइड को जो मिला हमें यहाँ पर, ये जो मिला हमें यहाँ पर, इसी को एक बार फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ हीट कर दो। एक बार गर्म कर दोगे ना तो ये Cu बन जाएगा, प्योर मेटल कॉपर हमें मिल जाएगा और SO2 गैस निकल जाएगी। तो हमने क्या देखा बेटा? लो रिएक्टिविटी वाले में दो ही स्टेप है। पहला स्टेप क्या था कि इसका रोस्टिंग कर दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दो, फिर जो मिले उसको कभी हीट कर दो, तो कभी उसी के साथ ही हीट कर दो, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? अब मिडिल रिएक्टिविटी में देख लो, मिडिल में दो केस है। एक केस अगर वो सल्फाइड और है तब हम रोस्टिंग करेंगे, लेकिन अगर वो कार्बोनेट हो रहा है तो हम कैल्सिनेशन करेंगे। अंतर क्या है दोनों में? बस रोस्टिंग में ऑक्सीजन लगा होगा, रिएक्शन देख करके पहचान जाना। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है और हीट लिखा है तो मतलब रोस्टिंग, यहाँ ऑक्सीजन नहीं लिखा है, बिना ऑक्सीजन के हीट कर रहे हैं तो मतलब कैल्सिनेशन। तो देखो यहाँ पे हीट किया, बना क्या? ZnO, यहाँ पर भी ZnO, यहाँ भी ZnO, यहाँ पर ZnO। अंतर क्या है बेटा कि यहाँ पे SO2 गैस निकलती है, यहाँ पे CO2 गैस निकलती है। अब दोनों में जो हमें मिल रहा है, हमें इससे काम है, हमें गैस से कोई मतलब नहीं है, गैस तो बाई प्रोडक्ट है। हमें काम है ZnO से, मेटल ऑक्साइड से, क्योंकि मेटल ऑक्साइड हम लेंगे और कोक यानी कार्बन, कार्बन के साथ क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करवाएंगे
और रिएक्टिविटी सीरीज में याद करो, कार्बन ऊपर है जिंक के, तो ये जिंक को हटाएगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेगा, जिंक को अकेले छोड़ देगा। और हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था, अकेला जिंक। ठीक है, हमें जिंक ही तो चाहिए था। तो ये हो गया मिडिल रिएक्टिविटी वाला। अब अगर जैसे हम कार्बन को यूज कर रहे हैं, कार्बन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए। इस तरीके से क्या हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को भी यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कार्बन की जगह पर? जी हाँ। जैसे अगर ये ले लो MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है बेटा मैंगनीज से, तो ये इसको लात मार देगा, बना लेगा Al2O3। हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये जाए भाड़ में। हमें मतलब किससे, जो आखिरी में अकेला रह गया, अकेला कौन रह गया बेटा, अकेला रह गया मैंगनीज। प्योर मैंगनीज मिल जाता है। जैसे हमें पिछले वाले में देखोगे ध्यान से, तो प्योर जिंक मिल गया, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिला करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना ली। चलो, इसी तरीके से तुमने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते हैं, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते हैं, रेलवे ट्रैक्स को कैसे जोड़ते हैं, प्रोसेस होता है, थर्मिट प्रोसेस। ठीक है, क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, कैसे, थर्मिट प्रोसेस के थ्रू। उसकी जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन यही है कि Fe2O3 को लो, एल्यूमिनियम को लो, एल्यूमिनियम करेगा क्या, एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन के साथ दोस्ती बना लेगा Al2O3, और हमें प्योर आयरन मिल जाएगा। ठीक है, प्योर आयरन जो कि एकदम हॉट लिक्विड होता है, कैसा आयरन, लिक्विड आयरन। यही लिक्विड आयरन रेलवे की पटरियां जोड़ने के काम आता है। सिंपल, सिंपल भैया सिंपल। हमने लो देख लिया, हमने क्या देखा बेटा, हमने लो देख लिया, लो रिएक्टिविटी वाला। लो रिएक्टिविटी वाले हमेशा सल्फाइड होते हैं, उसकी पहले रोस्टिंग करो, फिर उसको गर्म कर दो, अपने आप निकल आता है मेटल। फिर हमने देख लिया मिडिल वाला, मिडिल वाले में कभी रोस्टिंग तो कभी कैल्सिनेशन, और फिर उसको कभी कार्बन से उसको कर देते हैं आखिरी में, कार्बन से डिस्प्लेस करवा के ऑक्साइड को आखिरी में मेटल मिल जाता है। तो कभी कोई हाईली रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करवाते हैं, जैसे कभी एल्यूमिनियम से, कभी किसी और से। ठीक है, हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं उनको कैसे तुम एक्सट्रैक्ट करोगे, बताओ, वो कैसे तुम एक्सट्रैक्ट करोगे? उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए करना होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इसका इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर के मोल्टेन फॉर्म का इलेक्ट्रोलिसिस। इसके लिए तुम्हें तीन चीज चाहिए, पहला मोल्टेन ओर ऑफ मेटेलिक सॉल्ट, दूसरा कैथोड एनोड, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। तीनों चीजें इजीली अवेलेबल है। देखो, देखो ये रहा। अभी मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, पूरा रिवाइज करा दूंगा, मुझे पता है कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट बेटा परेशान नहीं होना है। अभी इस पे देख लो एक बार क्या है ये, अभी इस पे देख लो एक बार क्या है ये। देखो क्या है ये, हमने लिया है मोल्टेन NaCl। क्यों, क्योंकि इसमें से हमें Na निकालना है, तो जो भी निकालना है उसका मोल्टेन फॉर्म ले लो, यानी एक तरीके से लिक्विड फॉर्म। हाँ, मोल्टेन फॉर्म ले लिया। फिर एनोड लगा दिया, एनोड यानी क्या बेटा, एनोड यानी क्या बेटा, पॉजिटिव साइड, और कैथोड यानी क्या बेटा, नेगेटिव साइड। ठीक है, अब करना क्या है, एनोड और कैथोड में ना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने बार बताया कि एनोड पॉजिटिव है और एनायन नेगेटिव है, दोनों अलग चीजें हैं। कैथोड नेगेटिव और कैटायन पॉजिटिव है, दोनों अलग चीजें हैं। ये क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, NaCl का जो नेगेटिव चीज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्ज, तो Cl ही है जो नेगेटिव है, Cl माइनस, इस पे जाकर के पहुंच जाएगा Cl माइनस। ठीक है, कहां पर, यहाँ पर एनोड पर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, Cl माइनस Cl2 टू इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन एक तरीके से लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहा है। बट बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पॉजिटिव चीज जाएगी, जो कि है Na प्लस, पॉजिटिव साइड, और पॉजिटिव साइड इस पे चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, 2Na प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन Na बन गया। मतलब यहाँ पर हमें सोडियम बनता दिखेगा, कहाँ, कैथोड वाली साइड पे। क्यों ऐसा हो रहा है बताओ, अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इधर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ता जा रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन Na प्लस पर मिलेगा तो क्या होगा, Na प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, वो सोडियम बन जाएगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में शायद ना आए, बट ये पूछ सकता है कि हाईली रिएक्टिव को कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। ठीक है, चलो, अब अगला प्रोसेस हमें देखना है। इसको समझने से पहले एक बार मैं रिवाइज करवा दूं तुम सबको। मैंने बस इतना सिंपल सा बताया था, एक चीज याद रखो, तुम्हारे पास पहले रहेगा और, फिर हम करेंगे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। अब देखो, जो लो, बस इतना याद रखना, इस एक से वो जो लंबा वाला फ्लो चार्ट है, ये वाला, ये तुम बस इस एक से समझ जाओगे कैसे। तुम्हारे पास रहेगा और, तुमको फिर करना है रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। और जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं, ये हमेशा सल्फाइड और होते हैं, तो इसमें हमेशा रोस्टिंग होगी। और जो मिडिल वाले होते हैं, मिडिल वाले में बेटा दोनों हो सकता है। तो अगर
कार्बोनेट और आएगा तो कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड और आएगा तो रोस्टिंग। ठीक है, तो मतलब पहले और को रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे। ये किसकी बात हो रही है, लो की या फिर मिडिल की? हाई वाले का तो सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस है, उसमें ये सब नहीं है। तो लो और मिडिल में ऐसे डिसाइड कर लिया। फिर हमें मिल जाता है ऑक्साइड। अब ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया था ZnO, कार्बन लगा करके क्या कर देते हैं, Zn प्लस CO बना लेते हैं। इस तरह से मतलब कोई भी एक ऐसी चीज लाते हैं जो डिस्प्लेस कर दे ऑक्सीजन को और अकेला छोड़ दे मेटल को। कभी कार्बन से कर सकते हैं बेटा, तो कभी हाई रिएक्टिव मेटल से। मतलब एक हाई रिएक्टिव मेटल ले आओगे तो भी यही होगा कि प्योर मेटल हमें मिल जाएगा और अलग कुछ और बन जाएगा। तो ये हो जाता है कौन सा काम, इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। फिर आखिरी में प्यूरिफिकेशन हो जाता है ना। अब ये जो प्यूरिफिकेशन होता है, ये जो प्यूरिफिकेशन होता है क्या है बेटा, अलग-अलग प्रोसेस से ये प्यूरिफिकेशन किया जाता है, बिल्कुल प्योर मेटल मिल जाए, बिल्कुल प्योर, है ना? जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है? कॉपर मान लो लेते हैं हम लोग कॉपर। कॉपर का एकदम प्योर फॉर्म चाहिए, एकदम प्यूरिफिकेशन करनी है उसकी, एकदम प्योर फॉर्म। तो वो कैसे आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। यहाँ पर भी वही सेटअप है। देखो, ये है कैथोड, ये है एनोड, है ना? हो क्या रहा है, कैथोड एनोड है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। होता क्या है यहाँ पर बेटा, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना? हमेशा इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आता है, ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और नीचे से क्या आता है, नीचे से क्या आता है, Cu2 प्लस इधर की तरफ आता है, इधर की तरफ, इस पे Cu2 प्लस आता है। तो Cu2 प्लस इधर से आ रहा है, Cu2 प्लस नीचे आ रहा है इधर से, और ऊपर से क्या आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, Cu2 प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा कैथोड के पास, कैथोड के पास। अब होता क्या है इसमें, कि इसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, CuSO4 लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर चल पाए। टैंक होता है ये, और इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे गिरती हैं एनोड मड बन के। पूछा जाएगा इम्प्योरिटीज किस तरफ गिरती हैं, कैथोड या एनोड? एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि कैथोड की तरफ तो प्योर मेटल हमें मिलता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस पे कई बार सवाल बेटा आए हैं, याद रखना। ठीक है, ये हमने इसके पहले जो देखा था, ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। ये क्या था, ये था इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो हमने देखा, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये कॉपर का है, एग्जाम में ये आएगा। और ये तो हमने देखा था NaCl का, इसके बहुत कम चांसेस है कि ये आए। ठीक है, दोनों में लॉजिक सेम है, दोनों में लॉजिक सेम है कि भाई कैथोड की तरफ मिल जाएगा प्योर मेटल और एनोड की तरफ गंदगी रहेगी। आ जाओ अब आगे, चलो अब आगे आ जाओ। ये है एक CBSE का पापा वाला क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए एक होमवर्क। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। बताओ कैथोड एनोड पे क्या आता है, ठीक है, जब कॉपर का प्रोसेस होता है, जो मैंने बता ही दिया अभी। ये सब सारे सिंपल से प्रोसेस हैं, तो तुम जवाब दे दोगे। आंसर भी मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। अब आ जाओ कोरोजन पे। ये कोरोजन क्या है, ये कोरोजन क्या है बेटा, बड़ी छोटी सी नाचीज सी चीज है कोरोजन। जब भी कोई मेटल रखा है, मान लो यही एक मेटल है और ये रखा हुआ है, ऐसे ओपनली मैं छोड़ दूं, जिसके आजू बाजू क्या क्या हो, जिसके आजू बाजू एयर हो, मॉइस्चर हो, केमिकल्स हो एटमॉस्फेयर में, तो ये अनवांटेड कंपाउंड बना देता है। कैसा, अनवांटेड कंपाउंड। जैसे एग्जांपल तुमने लिया होगा सिल्वर में, सिल्वर को ऐसे खुलेआम छोड़ दोगे तो ये टार्निश हो जाता है, Ag2S बन जाता है। क्या बन जाता है, Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, जो कि क्या होता है, रस्ट होता है, ब्लैक लेयर का, ब्लैक लेयर का, मतलब उस मेटल को खराब कर देता है। अरे सिंपल एग्जांपल आयरन का ले लो, आयरन में कोरोजन होता है, Fe2O3.XH2O बन जाता है, मतलब कोरोजन रहता है, ब्राउन कलर का रस्ट। क्या आयरन खराब हो गया, मेटल को खराब कर देता है रस्ट। ठीक है, उसी तरीके से कॉपर में क्या होता है, ये कोरोजन ग्रीन कलर का होता है बेटा, जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, CuCO3.CuH ट्वाइस, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये वाला, कलर पूछता है ग्रीन। कॉपर में ग्रीन, आयरन में ब्राउन, सिल्वर में बेटा ब्लैक। आ जाओ, अब एक ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, तो मिडिल में रिएक्टिविटी सीरीज में उनमें क्या करना पड़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का काम आ रहा था। जैसे कैसे आ रहा था काम, देखो, जैसे आयरन था Fe2O3, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा रहे थे। क्यों, क्यों काम आ रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही है, एल्यूमिनियम आए और आयरन से दोस्ती कर ले, Al2O3 बना दे और अकेला छोड़ दे हमारे आयरन को जो हमें चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत काम आते हैं, कब, कब, जब मिडिल में एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मेटल, मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में। और व्हाई कांट मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय कार्बन? व्हाई, दो मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज हैं, जैसे बेटा सोडियम है, जैसे बेटा
सोडियम है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था ये बहुत रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ बना देता है Na2O। ये कार्बन के साथ क्यों नहीं रिड्यूस हो सकता? क्योंकि कार्बन के साथ जैसे बाकी रिड्यूस कर रहे थे, अरे भाई जिंक ऑक्साइड था ZnO, कार्बन रखते थे तो क्या हो जाता था, Zn अकेला CO अकेला। ये वाली रिएक्शन क्या हम यहाँ डुप्लीकेट कर सकते हैं इस केस में Na2O में? क्या हम यहाँ डुप्लीकेट कर सकते हैं Na2O में कि अगर हम कार्बन रख दें तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को नहीं हटा पाएगा। वाई? यहाँ पर तो हटा दिया, यहाँ पर नहीं हटेगा। वाई? क्योंकि बेटा ये ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार करता है, ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार करते हैं रिएक्टिव मेटल्स, वो कार्बन के पास नहीं जाते हैं। यही एक आंसर भी है भाई, पर ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, यही आंसर भी है। प्यार, ज्यादा प्यार करते हैं। देखो 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 देखो, बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कौन? टॉप वाले, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, पोटेशियम, ये सब। चलो, अब क्या था? सॉरी, आगे आओ। ये क्या था आखिरी वाला? आखिरी वाला सवाल था, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड। क्या है ये सवाल? एक्सप्लेन द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, कि आयरन आर्टिकल्स रस्ट कैसे होते हैं, सड़ते कैसे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, एक एक्टिविटी हम लेकर के इसको समझा सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी है ना, ये वाली एक्टिविटी जो कि ये है, जो कि ये है। क्या है ये? ध्यान से देखो क्या है ये, कि इस एक्टिविटी में क्या है ना, तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है बेटा। तुम्हें एक बहुत सिंपल सा काम करना है। तुम्हें 3 ले लेना है एबीसी, ए बी सी। और जब तुम सिर्फ एयर रखोगे, सिर्फ एयर, एयर है यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या है, वाटर है, और एयर और वाटर दोनों रखोगे तो रस्ट होगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। बट अगर तुम सिर्फ वाटर रखोगे, देखो एयर को अलग ऊपर कर दिया, क्यों? क्योंकि बीच में एक ऑयल की लेयर लगा दी, और नीचे जो वाटर था भी, इसको बॉइल्ड वाटर रखा, गर्म वाटर, जिससे क्या हो कि अगर कुछ पानी के अंदर भी मॉइस्चर बचा हो तो गर्मी की वजह से वो हट जाए और सिर्फ प्योर वाटर रहे, गर्म सा प्योर वाटर। तो यहाँ पर क्या रस्टिंग हो रही है? नहीं। और इस वाले में तो वाटर लिया ही नहीं है, सिर्फ एयर है, ओनली ड्राई एयर। मॉइस्चर को हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड रखा गया है। मॉइस्चर हट गया, सिर्फ एयर है। और क्या यहाँ पर हो रहा है? नहीं। मतलब अगर रस्टिंग करानी है आयरन की बेटा, तो एयर और वाटर दोनों होना चाहिए। इसी एक्टिविटी की मदद से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ भैया, समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे। भाई सिंपल सी बात पूछी गई है एक, कि हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये जो रस्टिंग होती है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, रस्टिंग को बचना कैसे है? तो रस्टिंग से बचने के लिए चुटकी को मत देखो, पोगो को देखो। याद करो पोगो, जिसपे ये चुटकी आती थी, भीम आता था। तो याद कर लो वहां से, पो गा गा। याद कर लो, पो गा गा। पी से पेंटिंग, ओ से ऑयलिंग, जी से ग्रीसिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन और एलॉय। पो गा गा, इन चीजों की मदद से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में क्या करते हैं बेटा? एनोडाइजिंग में क्या करते हैं बेटा? एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से कोरोजन होने से बचाए जा सके। ठीक है। फिर उसके बाद गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन में एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं स्टील के ऊपर, जिससे क्या हो, कोरोजन ना हो। और यहां तक कि अगर मान लो कि ये क्या है, ये तुम्हारा स्टील वगैरह जो भी है मान लो, ठीक है, स्टील वगैरह, आयरन वगैरह जो भी है, इसके ऊपर मैंने चढ़ाई थी ये जिंक की लेयर। ये जिंक की लेयर क्या थी? जिंक की लेयर। गैल्वेनाइजेशन में, और अगर ये जिंक की लेयर यहाँ से ब्रेक भी हो जाए, तो भी कभी भी ये जो अंदर हमने प्रोटेक्ट किया था स्टील, ये सड़ेगा नहीं, रस्टिंग नहीं लगेगी। भाई, अरे भाई लेयर ब्रेक हो गई तब तो लगना चाहिए। ये सवाल आता है काफी बार, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जिंक है और ये आयरन है। स्टील भी किससे बना हुआ है बेटा? स्टील भी बेटा बेटा है, बना है आयरन से, बना है स्टील। तो जो आजू-बाजू की ऑक्सीजन है, वो आयरन को रिएक्ट नहीं करेगी, उसको नहीं छेड़ेगी। जिंक के साथ अपने में प्रेम संबंध बना लेगी, इसके साथ टू-टू कर लेगी। व्हाई? क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो भले ही टूट गया हो, एयर यहाँ आएगी भी ना, तो इसको सड़ाने के लिए यहाँ एयर आएगी भी, वो इसी से दोस्ती कर लेगी, जिंक से। आयरन को छुएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। याद करो फिर से वही टेबल। टाइटेनियम ने कार मांगी अल्टो 4, जेन फरारी। जेन, जिंक ऊपर आता है आयरन के, इसलिए ये तुम्हारा आंसर। चलो, फिर उसके बाद एलॉय। एलॉय का मतलब, जैसे सलमान और शाहरुख, वो बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े हीरो। इनको अगर कंबाइन करना है तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत खतरनाक पिक्चर बनेगी अगर सलमान शाहरुख साथ आ गए। कंबाइन कोई कर भी नहीं सकता, इतना बजट नहीं है बेटा, है ना? लेकिन कर दिया आर्यन खान ने, है ना?
हैट्स ऑफ बॉलीवुड में करके दिखाया। तो ये कंबाइन होते हैं। करण अर्जुन तो क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो एलॉय क्या चीज है बेटा? जिससे मेटल को और स्ट्रांग बनाओ कि उसमें कोरोजन ना हो, मतलब वो सड़े ना, रस्टिंग ना हो। कैसे करोगे? सिंपल सी बात कि या तो दो और दो से ज्यादा मेटल्स को मिला दो, मतलब या तो मेटल प्लस मेटल कर दो, या तो मेटल एंड नॉन मेटल कर दो। ठीक है? या तो मेटल प्लस मेटल, या तो मेटल प्लस नॉन मेटल। तो क्या बनेगा? एलॉय बन जाएगा। एलॉय बन जाएगा, जो कि यहाँ पर कई सारे एलॉय तुम्हें दिख रहे होंगे। ये ब्रॉन्ज होता है, ये व्हाइट गोल्ड है, रोज गोल्ड, स्टील, ब्रास, निक्रोम, तो होता है ये सब, ताकि एलॉय बन जाए, एक नया चीज बन जाए जिससे सड़े ना ओरिजिनल आर्टिकल, खराब ना हो। तो इसको याद करने का भी तरीका मैं लेकर के आ गया हूं। पहला निमोनिक क्यूटी ब्रो। अरे क्यूटी तो तुम हो ही, क्यूटी तो तुम वही, बहुत सारी क्यूटीज देख भी रही हैं, लेकिन कई सारे ब्रो भी तो क्यूटी होते हैं। क्यूटी ब्रो, क्यूटी से क्या याद करना है? क्यू, क्यू मतलब सी यू, और टी, टी मतलब टिन, यू से कॉपर, टिन, कॉपर टिन मिलाओगे क्या बनेगा? ब्रो। ब्रो मतलब ब्रॉन्ज। ब्रो मतलब बेटा ब्रॉन्ज। फिर नहीं चलेगा इतना सस्ता स्टील, नहीं चलेगा इतना सस्ता स्टील। तो नहीं से एन से निकल, चलेगा से सी एच क्रोमियम, और आई से आयरन। नहीं चलेगा इतना सस्ता स्टील मतलब स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? निकल क्रोमियम आयरन। फिर आईपीएस तो बहुत लोग बनते हैं, तुम आईसीएस बन जाओ। आईपीएस तो बहुत बनते हैं, आईसीएस बन जाओ। आईसीएस मतलब आयरन और कार्बन मिलाओगे तो स्टील बन जाता है। फिर लड़ो तो सोल्डर जैसा, भाई लड़ो ऐसा, सोल्डर जैसा, सोल्जर सॉरी, सोल्जर जैसा। लड़ो तो सोल्जर जैसा, जो सोल्जर है ना, जो बाग के बॉर्डर पे पाकिस्तान की बैंड बजाते रहते हैं। तो लड़ो तो सोल्जर, तो एल टी, लड़ो तो लेड और टिन को मिलाओगे तो सोल्डर बनता है, जो कि एक एलॉय है। ठीक है बेटा? फिर उसी तरीके से जी कोबरा, मतलब एक कोबरा है जिसका नाम समझ लो जी है, जी कोबरा। ठीक है? जी कोबरा बोले तो जी से जिंक, सी से कॉपर, ठीक है, जिंक कॉपर, और ब्रा, कोबरा मतलब ब्रास। ठीक है? ब्रास। क्या ये निमोनिक सारे काम के हैं? हाँ, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा एलॉय किस चीज से मिलकर बना है, इसलिए मैंने बता दिया। अब ये प्रॉपर्टीज है, कौन सा किस काम आता है, जो तुम देख सकते हो। इसके बाद ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो चुका है। बस तुम्हें याद रखना है कि अगर एलॉय मरकरी का होगा तो उसको एमेलगम बोलते हैं। कई सारे काम भी आता है, जैसे कि जैसे कि जो एमेलगम होता है वो क्या होता है बेटा? बस एलॉय ही है, बस अगर एलॉय में मरकरी मिला हो तो वो एमेलगम कहलाता है। एमेलगम याद रखना। सिल्वर और मरकरी को मिला करके जब बनाओगे तो ये क्या काम आता है? डेंटिस्ट में। और गोल्ड और मरकरी को जब मिला करके मिलाओगे तो ये क्या काम आता है? गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। ये देख लो, डेंटिस्ट में और गोल्ड एक्सट्रैक्शन में। फाइनल क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे करके जा रहा हूं, जो कि सीबीएसई का पापा क्वेश्चन है। इसका जवाब अगर दे दिया तो आई विल बिलीव कि तुम्हें सच में आ गया है चैप्टर। अभी यहाँ खत्म नहीं हुई कहानी, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया मजेदार तरीके से। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेटा एक सिंपल सी है कि पढ़ले अक्षय ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहां पे जाओ, उसमें शून्य बैच के अंदर इसका पूरा पीपीटी मिल जाएगा, स्लाइड्स मिल जाएंगे, नोट्स, वर्कशीट, पीपीपी, वर्कशीट्स के साथ साथ सैंपल पेपर, क्विज। क्विज को तो खासकर अटेंड करना, उसमें अवार्ड्स भी मिलेंगे अगर तुम अच्छे से अच्छी रैंक लाते हो, रैंक मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। जाओ अभी पढ़ले अक्षय ऐप इंस्टॉल कर लो फ्री में। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना फॉर द स्लाइड्स। एंड देन जाना क्या है, करना क्या है भाई? अरे जाना, जा पढ़ ले।